हाई अपर गंगेटिक प्लेन ऑफ उत्तर प्रदेश, यही ना। मैं फिर से कहना चाहूंगा आपसे, क्या आप उत्तर प्रदेश में कुछ जोड़ना चाहेंगे? समझ में आया बात? हाँ, मैं फिर से कह रहा हूँ, बात नॉलेज की नहीं थी, बात इस प्रेजेंटेशन की। अरे यूपी तो बहुत बड़ा है, आप यूपी को डायरेक्शन की बात कीजिए, तो डायरेक्शन क्या हुआ? वेस्टर्न। आई रिपीट, क्या हुआ? डायरेक्शन वेस्टर्न। यानी वेस्टर्न यूपी का प्लेन ही अपर प्लेन है, वही आपको हाई गंगेटिक प्लेन है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। उसको पढ़ाने के बाद फिर हम आगे बढ़े थे, तो किस प्लेन में आए थे? मिड गंगेटिक प्लेन, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या बोला था मैंने? हाँ, ईस्टर्न यूपी। ईस्टर्न यूपी और बिहार में आगे समझ लो, यानी हम पूर्वी उत्तर प्रदेश में आ गए, ईस्टर्न यूपी में आ गए और बिहार में आ गए, दोनों को कवर किया मैंने। ये है मिड गंगेटिक प्लेन, पूरा ईस्टर्न यूपी से लेकर के पूरा का पूरा बिहार आपको इसी ईस्टर्न यूपी के प्लेन में आ जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन है, जरा इसको पहले ध्यान से सुनिएगा। एक क्वेश्चन था कि फूड ग्रेनरी समझते हैं आप लोग? फूड ग्रेनरी, अनाज का गोदाम, फूड ग्रेनरी होता है अनाज का जो गोदाम होता है। तो एक क्वेश्चन आया था कि भारत का अनाज गोदाम, फूड ग्रेनरी ऑफ इंडिया, किसको कहते हैं? तो आप ऐसे सोचिए, भारत का फूड ग्रेनरी, इंडिया का फूड ग्रेनरी, यानी पूरे भारत को खिला सकता है, मतलब तो ये निकलता है, यानी हम नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट इंडिया की तो बात ही नहीं हो रही है, वो तो पूरे भारत की बात कर रहा है। तो क्वेश्चन है कि इस पूरे भारत का फूड ग्रेनरी जो पूरे भारत को खिला सकता है, किसे कहते हैं? क्या ऐसा, देखिए ये मैं नहीं पूछ रहा हूं कि आप मुझे आंसर दीजिए, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं, ऐसा कभी कोई क्वेश्चन पढ़ा है आपने? मैं ऐसे देखिए एकदम बी फॉर्मल नहीं पढ़ा, इट्स ओके। मैंने आपको क्या कहा कि आपको बहुत कुछ जानना है, जो गायब हो जाएगा मिलता नहीं है, आई बस समझ में। तो देखिए, सबसे पहले एक बात सभी लोग याद रखिएगा कि खेती जो देगा वही अनाज देगा, जो एग्रीकल्चर देगा वही अनाज देगा, ठीक है। तो बड़े भाई ये जो आपने लिखा है ना, मिड गंगेटिक प्लेन या ईस्टर्न यूपी एंड बिहार प्लेन, प्लीज सभी बच्चे रटे रहिएगा। ये जो ईस्टर्न यूपी और बिहार का जो प्लेन है, जो मिड गंगेटिक प्लेन है, यही है पूरे भारत का फूड ग्रेन, पूरे भारत को क्या कर सकता है? खिला सकता है। लेकिन हमारे दिमाग में क्या है? ईस्टर्न यूपी एंड बिहार को हम बैकवर्ड एरिया में ला देते हैं, ना, कितनी बड़ी गलती है। इसका मतलब सभी लोग याद रखिएगा कि जो मिड गंगेटिक प्लेन है वो इस पूरे भारत का क्या है? फूड ग्रेनरी है, अनाज का गोदाम है। लिखिए, इट इज फूड ग्रेनरी ऑफ इंडिया, इट इज फूड ग्रेनरी ऑफ इंडिया, फूड ग्रेनरी ऑफ इंडिया, ग्रेनरी, GRAINNERY, GRAINNERY, फूड ग्रेनरी ऑफ इंडिया, फूड ग्रेनरी ऑफ इंडिया। आगे समझ में, प्लीज अंडरलाइन कीजिए, फूड ग्रेनरी ऑफ इंडिया, फूड ग्रेनरी ऑफ इंडिया, GRAINNERY, फूड ग्रेनरी ऑफ इंडिया, यानी पूरे भारत का अनाज भंडार, समझ सकते हैं? सब भंडार, अनाज भंडार लगा हुआ है, राशन लगा हुआ है, या पूरे भारत को खिला सकते हैं। प्लीज इस बात को सभी बच्चे याद रखिएगा कि जो मिड गंगेटिक प्लेन है, हम उसको पूरे भारत का फूड ग्रेनरी कहते हैं, अनाज का गोदाम कहते हैं, और ये पूरे भारत को खिला सकता है, ये पूरे भारत को क्या कर सकता है? खिला सकता है, ठीक। अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा, प्लीज थोड़ा सोच समझ के बताइएगा। भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन हुई किस एरिया से हुई? पंजाब हरियाणा, मैंने पढ़ाई लिखवाया भी आपको, पंजाब हरियाणा वेस्टर्न यूपी इनसे हुई थी, ठीक है। लेकिन आज जो है फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन वो नेगेटिव हो चुका है, मतलब हमने बड़े पैमाने पर वाटर का यूज किया, बड़े पैमाने पे हमने केमिकल फर्टिलाइजर का यूज किया, इसकी वजह से इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो गया, मिट्टी खराब हो गई, मिट्टी क्या हो गई? खराब हो गई, क्लियर है। सरकार कहती है कि अगर इस मिट्टी को ठीक करना है तो लगभग 5 साल तक छोड़ना होगा, जिसको जनरली हम लोग परती लैंड भी बोलते हैं, परती भूमि, बैरन लैंड।
क्या आपको लगता है भारत की पॉपुलेशन को देखते हुए कि हम किसी जमीन को 5 साल के लिए छोड़ सकते हैं बिना एग्रीकल्चर के? नहीं नहीं। लेकिन फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन इतना डिस्टर्ब हो चुका है कि केमिकल फर्टिलाइजर की वजह से लोगों का हेल्थ भी खराब हो रहा है। समझ में आ रहा है? इससे क्या हो रहा है कि कैंसर जैसी डिजीज भी बड़े पैमाने पे बढ़ती जा रही है। इस एरिया में एक ट्रेंड चलता है जिसका नाम ही लोगों ने कैंसर एक्सप्रेस रख दिया है, क्योंकि उसी के मरीज चलते हैं। इसका मतलब है पहला ग्रीन रेवोल्यूशन नेगेटिव हो चुका है। तो क्या आपको लगता है कि भारत में सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन की जरूरत है? आपको क्या लगता है जरूरत? तो क्या भारत सरकार को सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट करना चाहिए या नहीं चाहिए? करना चाहिए, और बहुत जल्द से जल्द करना चाहिए। लेकिन कितनी अजीब बात है कि ये मैं आपको समझा रहा हूँ और आप भी कह रहे हैं कि हाँ ये होना चाहिए, पर हो सकता है कि टीचर ने नहीं बताया हो आपको या आपने नहीं पढ़ा हो। याद रखिएगा, भारत में सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन कब का स्टार्ट हो चुका है? कब का स्टार्ट हो चुका है? वो इसी प्लेन से हुआ है। लिखिए, सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन क्यों बिगाड़ा होगा? सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन एरिया, सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन एरिया, सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन एरिया अंडरलाइन कर दीजिए। सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन एरिया कर दीजिए तुरंत अंडरलाइन। आ गया समझ में? तो सभी लोग याद रखिएगा कि भारत में सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हो चुका है, और वो कहाँ से स्टार्ट हो चुका है? वो इसी प्लेन से, यानी कि ईस्टर्न यूपी और बिहार के प्लेन से भारत में हम ऑलरेडी सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन को स्टार्ट कर चुके हैं। इसीलिए बिहार का ग्रोथ रेट 13 हो गया था। क्या हो गया था? 13, जो गुजरात के ऊपर हो गया था। देखिए, आज भी आप लोग सोशल मीडिया पर देखते होंगे, अब बिहार पहले वाला बिहार नहीं है। बिहार बहुत एडवांस हो चुका है बच्चे, बहुत एडवांस। तो आप देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में देखिए, बहुत एडवांस हो चुका है। वो सिर्फ एक पुरानी छवि है, अब वैसी कोई बात नहीं रही। सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण वहाँ बड़े पैमाने पर डेवलपमेंट हुई, सरकार चेंज हुआ, उसके कारण इतना ज़्यादा डेवलपमेंट है कि अब वो पूरी सिनेरियो बदल चुकी है। तो याद रखिएगा कि सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन ऑलरेडी इसी ईस्टर्न यूपी बिहार के मैदान में शुरू हो चुका है, और बड़े पैमाने पे राइस का कल्टीवेशन हुआ। और ये जो राइस का कल्टीवेशन हुआ, इसके कारण चाइना का रिकॉर्ड टूट गया। किसका रिकॉर्ड टूटा? चाइना का। तो प्लीज अपने दिमाग में रखिएगा कि चावल का जो प्रोडक्शन का जो चाइना का रिकॉर्ड था, ये भारत में सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान टूटा। और इसको तोड़ा किसने? बिहार में ही एक किसान था जिसका नाम था नीतीश कुमार। सीएम का भी नाम नीतीश कुमार और किसान का भी नाम क्या है? नीतीश कुमार। इसी ने इस रिकॉर्ड को तोड़ा। और तो सुनिए, आलू समझते हैं, पोटैटो। तो जो आलू होता है, पोटैटो, इंग्लैंड का रिकॉर्ड था पर क्विंटल प्रोडक्शन का, उसको भी तोड़ दिया। वो भी कहाँ टूटा? बिहार में। किसके कारण? सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण। तो ये सभी लोग याद रखिएगा। अब आपकी ड्यूटी क्या होगी कि जैसे मैंने सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन कहा, तो देखिए कोई भी बच्चा होगा तो कैसे पढ़ा जाता है ये देखिए, मैं बोल रहा हूँ टीचर पे नहीं होता। तुरंत घर में जाइए, जब भी फ्री हो जाइए, इंटरनेट पे तुरंत लिख लीजिए सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन, उसका एक शॉर्ट नोट्स बना दीजिए, खत्म बात। समझ में आ रहा है? तो इस तरह करेंगे तो आपका नॉलेज क्या होगा? अपने आप इनहेंस हो जाएगा। 11th 5th ईयर प्लान में स्टार्ट हो चुका है सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन, थोड़ा उसके बारे में पढ़ लीजिए, देखिए कितना अच्छा आपका एक नोट्स तैयार हो जाएगा। इस तरह से बच्चे क्या होता है कि आप अपना नॉलेज को इनहेंस कर लेते हैं और एडवांस कर लेते हैं। और देखिए, याद रखिएगा कि सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हुई। इसकी वजह से एग्रीकल्चर इकोनॉमी में डाइवर्सिफिकेशन आया। लोग अब तरह तरह की चीज़ों में क्या है, अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं, तभी तो डेवलपमेंट होगी। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए। तो इस चीज़ को नहीं भूलिएगा कि सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन यहीं से स्टार्ट हुआ है। कहाँ से? तो यही आपको ईस्टर्न यूपी एंड बिहार के प्लेस से। यहाँ तक एकदम सबको समझ में आ गया? तो प्लीज इसकी मुख्य बात याद रखिएगा, ये फूड कैटेगरी ऑफ इंडिया। अच्छा, एक टेक्निक है, सभी लोग ध्यान से सुनिए, श्री विधि टेक्निक। क्या बोला मैंने? श्री विधि टेक्निक। टेक्निक का नाम क्या है? श्री विधि। आंध्र प्रदेश हैदराबाद का एक रिसर्चर था, वैज्ञानिक, उसी ने ये टेक्निक दिया। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ, आप पहले जानते हैं श्री विधि टेक्निक? पहले सुना था? देखिए, थोड़ा सा हमें समझना होगा इस बात को। श्री विधि टेक्निक से एग्जाम, दिल्ली पुलिस का एग्जाम में आया था कि श्री विधि किससे रिलेटेड है।
प्लीज सभी बच्चे याद रखिएगा, श्री विधि जो टेक्निक है वो राइस एग्रीकल्चर से, किससे? राइस एग्रीकल्चर से। लिखिए पॉइंट बनाकर, श्री विधि टेक्निक, श्री विधि लिख लेना, श्री विधि, SHREE श्री विधि, VIDHI विधि तो लिख लो। वी बोल रहा हूँ, बी क्यों लिख रहा है? VIDHI विधि, श्री विधि टेक्निक इज रिलेटेड टू राइस एग्रीकल्चर। श्री विधि टेक्निक इज रिलेटेड टू राइस एग्रीकल्चर। आगे समझ में? इससे क्या हो बच्चे कि इस विधि से राइस का कल्टीवेशन का प्रोडक्शन बहुत ही हाई हुआ, इसलिए इस चीज को याद रखिएगा कि ये जो श्री विधि टेक्निक है वो राइस कल्टीवेशन से रिलेटेड है। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि मिड गैंगेटिक प्लेन की प्राइम रिवर कौन है? गंगा। सीधी सी बात है, क्योंकि मैं तो गंगा का मैदान ही तो कह रहा हूँ। तो लिखिएगा मेन रिवर इज गंगा एंड, 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 यानी यहाँ की जो मेन रिवर है वो कौन है बच्चे? गंगा एंड। अब कुछ नदियों का नाम लीजिए, लिखिए रामगंगा, 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 ठीक है। फिर लिखिए, अगला लिखिए शारदा, हाँ शारदा, 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 कौन? गोमती, 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 GOMTI गोमती। क्या जानते हैं गोमती के किनारे कौन सा शहर है? एनीबॉडी? ब्रैकेट में लिखिए लखनऊ, लखनऊ आ गया ना, गोमती नदी, लखनऊ, क्लियर है? स्पष्ट है? लखनऊ, ठीक है। LUCKNOW, लखनऊ, ठीक है। अच्छा, फिर कॉमा, कॉमा, लखनऊ लिख लिया, गोमती लिखा आपने, गोमती हो गया। मैं बता रहा हूँ सारा, मैं तो आपको परेशान हो जाएंगे, रिवर सिस्टम में मैं और भी बहुत कुछ पढ़ाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। गोमती लिख लिया आप लोगों ने, ठीक है। गोमती के बाद ये लिख लीजिए राप्ती, 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 RAPTI, राप्ती, राप्ती। जानते हैं राप्ती के किनारे कौन सा प्रमुख शहर है? ब्रैकेट में लिखिए गोरखपुर, गोरखपुर, ठीक है। कॉमा, फिर लिखिए घाघरा, घाघरा, कॉमा, गंडक, गंडक, कॉमा, बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक, BUDHI, दो गंडक है, जवाब बूढ़ी गंडक, GNDAK, बूढ़ी गंडक, ठीक है। फिर लिखिए सोन, 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 SON, सोन, सोन, SON, सोन, ठीक है। सोन से लेके पुन, 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 PUN, पुन, पुन, छोटी नदी है, बड़ा बहुत तेज आती है, पुन, पुन, PUN, पुन, पुन, लिखिए, गुड, क्या है? ठीक है, पुन, पुन, सोन लिख लिए, हाँ, पुन, पुन, बागमती, 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 हाँ, BAGHMAGI, बागमती। जानते हैं बागमती के किनारे कौन से प्रमुख शहर है? वो बिहार में नहीं है, वो नेपाल का काठमांडू। खैर मैं आपको रिवर सिस्टम पढ़ाऊंगा, उसमें बहुत कुछ बताऊंगा, जैसे बागमती लिखा हूँ, ठीक। लिखिए, फिर लिखिए कोसी, कोसी, मैं सिर्फ मेरे में बता रहा हूँ, कोसी, कमला जी, कमला, महानंदा, महानंदा, एक्सेट्रा, ठीक है। तो आप जरा सोचिए कि इतनी नदियां और इतनी नदियों का पानी है, तो क्या ये चीज़ें कभी से डिस्टर्ब करेंगी आपको? कभी नहीं डिस्टर्ब करेंगे। प्लीज इस चीज़ को सब याद रखिएगा, ये भी नहीं कि आपका प्लेन। तो देखिए यहाँ पानी की कमी,
जमीन की कमी नहीं है। अच्छी एग्रीकल्चर से हम बहुत यहाँ पे बूम करा सकते हैं। ठीक है, चलिए इस प्लेन से बाहर निकलिए, अगला जाइए, लिखिए लोअर गैंगेटिक प्लेन। लोअर गैंगेटिक प्लेन, लोअर गैंगेटिक प्लेन, लोअर गैंगेटिक प्लेन। और देखिए जब रिवीजन कीजिएगा तो एड्रेस देख कर कीजिएगा, ठीक है। लोअर गैंगेटिक प्लेन, ठीक है। अब आप में से क्या कोई मुझे बताएगा कि लोअर गैंगेटिक प्लेन कहाँ है? वेस्ट बंगाल, डेफिनेटली। देखिए जैसे मैंने ईस्टर्न यूपी और बिहार कहा, तो बिहार के बाद तो वेस्ट बंगाल भी आता है, तो इसका मतलब ये कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल। लेकिन एक चीज ध्यान याद रखिएगा, बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है किशनगंज। किशनगंज भूलिएगा नहीं, वो इसी प्लेन में आता है। लिखिए किशनगंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, किशनगंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, किशनगंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, किशनगंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार एंड किशनगंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार एंड वेस्ट बंगाल, एंड वेस्ट बंगाल, एंड वेस्ट बंगाल, ठीक है। अच्छा, अब जैसे मैं ये लाइन लिखवाऊंगा उसको समझने की कोशिश कीजिए। लिखिए इट इज कंप्लीटली खादर, समझ में आया कुछ? पूरा का पूरा क्या है ये? खादर। इसका मतलब जमीन नीचे बैठ गई, बाढ़ का पानी आने लगा। लिखिए इंटेंसिफाई फ्लड, बहुत खतरनाक फ्लड होता है। इंटेंसिफाई फ्लड, इंटेंसिफाई फ्लड, इंटेंसिफाई फ्लड। इसका मतलब है फ्लड भी खतरनाक होंगे, क्लियर? इंटेंसिफाई फ्लड। फिर लिखिए राइस एंड कॉटन, राइस एंड जूट एग्रीकल्चर, राइस एंड जूट एग्रीकल्चर, राइस एंड जूट एग्रीकल्चर, राइस एंड जूट एग्रीकल्चर। यहाँ पे राइस और जूट का एग्रीकल्चर ही हो रहा है, ठीक है। लिख लीजिए बैकवर्ड एरिया, बैकवर्डनेस तो आ ही जाएगा, पर याद रखिएगा जब तक हमारी राजनीति अच्छी नहीं होगी तो हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आपको देखिए बच्चे, मेन तो यहाँ पानी है। अगर बिहार इतना एडवांस हुआ इसका मतलब क्या है? उसने पानी को बैलेंस किया। उन्होंने क्या किया, तरह तरह के ब्रिज, कैनाल्स बनाकर पूरे पानी को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया और सही तरीके से एग्रीकल्चर का यूज़ किया। आज एरिया कहाँ से कहाँ हो गया, तो ये बहुत बड़ी बात होती है पॉलिटिकल विल पावर की। देखिए कहा जाता है कि दो चीज़ें आपके साथ होनी चाहिए, एक पॉलिटिकल पावर, दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। पॉलिटिकल पावर और दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। तो जब पॉलिटिकल पावर और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर दोनों पॉजिटिव रहेगा तो कोई भी एरिया वो डेवलप हो सकता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। आइए समझ में। और इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल मैं दो स्टेट्स में देखता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल उत्तर प्रदेश को देखता हूँ, सेकंड बिहार को देखता हूँ। पॉलिटिकल पावर चेंज हुआ, देखिए डेवलपमेंट शुरू हो गई। तो ये चीज़ है, अगर ऐसी चीज़ कहीं है तो वो डेवलप कर ही देगी, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ की मेन नदी कौन सी, क्या बोलिएगा? गंगा। याद रखिए ये सब गंगा का मैदान है, इसका मतलब है मेन नदी गंगा ही है। लिख लीजिए मेन रिवर इज गंगा एंड, मेन रिवर इज गंगा एंड, मेन रिवर इज गंगा एंड बोलूँ ना, रुको तो पहले, क्या लिखा आपने? गंगा एंड, ठीक है। दामोदर एक्चुअली किस राज्य में है बच्चे? आपने गलत नहीं कहा, लेकिन इसको तो ये भी सही करा है। लिखा होगा गंगा एंड, लिखिए गंगा एंड। आगे लिखिए एक नदी है जो बहुत फ्रॉड नदी है, विश्वासघाती नदी, तीस्ता। लिखिए तीस्ता, तीस्ता। ऐसा समझ सब आ रहा है। फिर लिखिए मयूराक्षी, मयूराक्षी, MAYURAKSHI, मयूराक्षी, मयूराक्षी, कौमा दामोदर। आई बात समझ में बच्चे? दामोदर, स्वर्णरेखा, स्वर्णरेखा, हाँ देखिए सुनिए, स्वर्णरेखा आपके उड़ीसा में थी। हाँ सुवर्ण रेखा ही है स्वर्ण रेखा, ठीक है, लेकिन वो झारखंड की तरफ से आई,
तो इस मैदान को टच कर जाता है। तो आप स्वर्ण रेखा सुवर्ण रेखा लिख सकते हैं, गलत नहीं है, सुवर्ण रेखा, ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा। चलिए अब बताइए प्लेन है या खत्म हो गया? क्योंकि बेसमेंट होने के बाद क्या शुरू हो जाता है? समुद्र। अब समुद्र में कूद के तो मैदान खत्म हो गया, इतना तो बात में कर देता है, ठीक है। इसका मतलब बड़ा मैदान खत्म हो गया, खत्म हो गया। चलिए देखिए नेक्स्ट मैदान ऐसे कैसे खत्म हो गया? मैंने कहा था हिमालय के साथ में पैरेलल असम कहां गया? लिखिए प्लेन ऑफ असम। असम को नहीं छोड़िए, मतलब वो सब पूरा मिल जाएगा। लिखिए प्लेन ऑफ असम, प्लेन ऑफ असम, प्लेन ऑफ असम, एक डबल एस ए एम, प्लेन ऑफ असम, असम भी लोग बोलते हैं उधर, असम, असम, ठीक है, प्लेन ऑफ असम। सबसे पहले याद रखिएगा असम की मैदान की भी जो खूबी है वही है, ये भी खादर है। क्या है? खादर। लिखिए इट इज कंप्लीटली खादर, इट इज कंप्लीटली खादर, इट इज कंप्लीटली खादर। मोस्ट इंटेंसिफाइड फ्लड, सोचिए कितना खतरनाक हो गया, मोस्ट इंटेंसिफाइड फ्लड, इट इज कंप्लीटली खादर, मोस्ट इंटेंसिफाइड फ्लड, यानी खूब खतरनाक यहाँ पर क्या है बच्चे? फ्लड है। समझ में आया? तो देखिए ये सब भारत का सबसे खतरनाक फ्लड यही मैदान लाता है, लेकिन जानलेवा आता है वो बिहार वाला, क्योंकि वहाँ आबादी ज्यादा है। समझ में आया? लॉस ज्यादा है। तो याद रखिएगा मोस्ट डेंजरस जो फ्लड है वो यही फ्लड है बच्चे, ठीक है। चलिए अब उसके बाद क्या कीजिएगा सभी लोग, यहाँ की मुख्य फसल मेन क्रॉप एनीबॉडी, मुख्य फसल मेन क्रॉप राइस, सिंपल, मेन क्रॉप इज राइस। देखिए जहां पानी है वहां राइस है, और जहां पानी नहीं है वहां बीट है, बस ठीक हो जाता है। देखिए मेन क्रॉप इज राइस, मेन क्रॉप इज राइस, मेन क्रॉप इज राइस। तो यहाँ की मेन क्रॉप क्या है? राइस, ठीक है। अब यहाँ का मेन रिवर को बताएंगे, ब्रह्मपुत्र, इसलिए असम के मैदान को ब्रह्मपुत्र का मैदान भी है। देखिएगा मेन रिवर इज ब्रह्मपुत्र एंड, मेन रिवर इज ब्रह्मपुत्र एंड, मेन रिवर इज ब्रह्मपुत्र एंड, मेन रिवर इज ब्रह्मपुत्र एंड। लिखिए मानस, मोरा मानस, मानस, मोरा मानस, खेर कुटिया, खेर कुटिया बोलना है, खेर कुटिया लगाना है, खेर कुटिया, ठीक है। चलिए मानस, मोरा मानस, खेर कुटिया, ठीक है। कामेंग, 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 ठीक है, कामेंग, सुबनसिरी, धनसिरी, मानस, मोरा मानस, खेर कुटिया, कामेंग, सुबनसिरी, धनसिरी। लिखिए फिर लिखिए पुथुमारी, पुथुमारी, जिया भरेली, पगला दिया, पगला दिया, ये आसमी नाम है, तो ऐसे ऐसे नाम रखते हैं, ठीक है। पुथुमारी, जिया भरेली, पगला दिया, सुबनसिरी, धनसिरी, कामेंग, खेर कुटिया, मानस, मोरा मानस। मुझे याद नहीं है, मुझे भी तो याद है ना याद, तो फिर तो मेहनत है। टी, देखिए बच्चे सुनिए,
आपने कहा कि मेन क्रॉप, मैंने क्या बोला राइस, लेकिन आपके दिमाग में क्या आया? टी आया ना? टी। अच्छा एक सेकंड वेट फॉर अ लिटिल व्हाइल, जरा वेट फॉर अ लिटिल व्हाइल, जरा बताएंगे कि राइस कैसे फील्ड में, मतलब कैसे एरिया में प्रोडक्ट होता है? प्लेन में, प्लेन में। और चाय? पर इसका तो मतलब आसाम राइस आसाम में जब नदी बहती है तो नदी वैली में बहती है। तो वैली क्या है? प्लेन है। वैली तो प्लेन है, तो राइस का प्रोडक्शन कहाँ किया आपने? प्लेन में। लेकिन जब पहाड़ के ढाल तो चढ़ रहे हैं तब तो राइस को, तब तो टी कल्टीवेट कर रहे हैं, नदी की वैली में तो नहीं कर रहे हैं। तो ब्रह्मपुत्र उसको से क्या मतलब? प्लीज बोलिए जी। देखिए एक्चुअली आप गलत नहीं बोल रहे, लेकिन एक्चुअली क्या है, क्रॉप डिफरेंट होते हैं। एक क्रॉप होता है फूड क्रॉप, ठीक है, एक क्रॉप होता है जिसको हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल क्रॉप, एक क्रॉप होता है जिसको हम बोलते हैं कैश क्रॉप, एक क्रॉप होता है जिसको हम बोलते हैं रोटेशन प्लांटेशन क्रॉप। तो चाय कॉफी क्या है? कैश क्रॉप्स में आता है, समझ में आ रहा है? लेकिन यहाँ पर जो मैंने कहा मेन क्रॉप राइस, ये फूड में आता है। तो हमें एक्चुअली क्या है, पहले फूड को देना है। तो ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, समझ गए सभी लोग? एक और नाम लिखिए अमो, अमो, ये क्या है? काली जानी, ठीक है समझ गया, काली जानी। एक और नाम लिखिए काली जानी, KALIJANI, काली जानी एक्सेट्रा, ठीक है। चलो ना अब ये हो गया, ठीक है। AMO अमो, अमो फिर काली जानी एक्सेट्रा। चलिए बंद कीजिए, ओके ना। अब यहाँ सभी बच्चे सुनिए, कौन सा आपने ये चैप्टर पढ़ा अभी? प्लेन्स हो गया। प्लेन्स के बाद क्या है? प्लेटू। इसका मतलब अब हम प्लेन के नीचे आ गए। सबसे इंपॉर्टेंट और टिपिकल चैप्टर ही प्लेटू है। लेकिन ऐसा ही प्रॉमिस यू, जैसा मैंने आपसे झूठा वादा किया था कि मैं इसको जीरो से इजी बना दूंगा, तो वह मैं कर जाऊंगा। लेकिन प्लीज जब भी इंडियन ज्योग्राफी घर में पढ़िएगा, बिना एटलस के नहीं पढ़िएगा, बिना फोटो के नहीं पढ़िएगा, प्लीज। आई बात समझ में? और हर चीज को देखिएगा, सीक्वेंस लगाने की कोशिश कीजिएगा, मतलब अपना बेस्ट करने की कोशिश कीजिएगा। समझ में आ रहा है? अगले चैप्टर का नाम दीजिए और इंपॉर्टेंट का मार्क लगाइए, क्वेश्चन फिक्स होगा और उसको मैं बहुत इजीली आपको समझा दूंगा। बस जैसे क्लास नोट्स में बोलूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, पीटीओ मेंसो ऑप्शनल जीएसओ फर्क नहीं पड़ता, ऐसे भी छाप देना है। क्या है अगला चैप्टर आपको नहीं पता? लिखिए साउथ इंडियन, साउथ इंडियन और साउथ इंडियन और पेनिनसुलर इंडिया और डेक्कन प्लेटू। साउथ इंडियन और पेनिनसुलर, 5 लिखवाया था याद है? उसमें ही लिखा हुआ है इतना परेशान है। वेरी गुड। साउथ इंडियन और पेनिनसुलर, पेनिनसुलर PENINSULAR, पेनिनसुलर और डेक्कन DECCAN, डेक्कन लिखेंगे, ढक्कन नहीं लिख देंगे, DECCAN, डेक्कन प्लेटू, डेक्कन प्लेटू। इंपॉर्टेंट का मार्क लगाइए, इंपॉर्टेंट का मार्क लगाइए। आई बात समझ में? और चलिए इसके नोट्स को, जैसा मैंने कहा है कि ये सबसे टिपिकल और सबसे टफ है, ये सबसे हार्ड है। ये इंडियन ज्योग्राफी का ये चैप्टर जो है, ये अपने आप में ही बेमिसाल चैप्टर, इसी को पढ़ाने में किच-किच है। लेकिन जैसे बोलूंगा वैसे चलिएगा, वो छोड़ दीजिए किच-किच, वो मेरे ऊपर, वो टेंशन नहीं लेना है। इज इट क्लियर? चलिए तो सबसे पहले जो मैं पूछ रहा हूं आपको हाँ या ना में बोलिएगा। भारत का, इंडिया का फंडामेंटल पार्ट कौन है? पेनिनसुलर एरिया यानी साउथ इंडिया।
तो जब मैं साउथ इंडियन प्लेटू पढ़ रहा हूँ, इसका मतलब यही भारत का क्या है, फंडामेंटल पार्ट है। आगे समझ में? तो सभी लोग अपने दिमाग में पहले एक बात याद रखिएगा, ये चीज क्लियर? इस बात को याद रखिएगा कि जब इस अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था, वो जो पीरियड था मैंने बताया था ना, प्री कैम्ब्रियन, आर्कियन और धारवाड़ पीरियड, इसका मतलब है कि जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था प्री कैम्ब्रियन, आर्कियन और धारवाड़ पीरियड, इज इट क्लियर? यही मैंने आपसे कहा था। तो जब उस पीरियड में अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था, और वो पीरियड आज से 4.6 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। आई बात समझ में? तो इमेजिन कीजिए कि अर्थ हमारा 4.6 बिलियन ईयर्स ओल्ड है, उस समय ये अर्थ बना था, और भारत का जो फंडामेंटल पार्ट है वो साउथ इंडिया है। इसका मतलब है साउथ इंडिया में कितना पुराना है, 4.6 बिलियन ईयर्स। आप जिस जमीन पर आज बैठे हैं बच्चे, ये 4.6 बिलियन ईयर्स पुरानी ये जमीन, इस जमीन ने हर चीज को देखा है जो इस अर्थ का हिस्ट्री है। तो याद रखिएगा कि पेनिनसुलर इंडिया जो है यही भारत का क्या है, फंडामेंटल पार्ट है, फंडामेंटल डिवीजन। लिखिए, अब जैसे बोला हूं एकदम उस तरह से सजाते हुए लिखिएगा, देखिएगा एकदम मजा टाइप आ जाएगा। लिखना शुरू करें, प्रारंभ करें। अच्छा हाँ, लिखवाना भी था, मैं भूल गया था क्या प्रारंभ करना है। लिखेंगे पेनिनसुलर इंडिया, पेनिनसुलर इंडिया, पेनिनसुलर इंडिया is the fundamental part of India, is the fundamental part of India, is the fundamental part of India. Underline कीजिए fundamental part, is the fundamental part of India. तो always remember कि ये जो साउथ इंडिया है वही भारत का क्या है, फंडामेंटल पार्ट। आ गया समझ में? फंडामेंटल क्या है, पार्ट है। इसका मतलब अगर ये फंडामेंटल पार्ट है तो अच्छा बड़े भाई, हिमालय भारत का, हिमालय इंडिया का परमानेंट डिवीजन है, टेम्पररी डिवीजन, टेम्पररी, ग्रेट प्लेन टेम्पररी, क्योंकि वो बना था, लेकिन साउथ इंडियन प्लेटू परमानेंट, क्योंकि ये बना नहीं था, ये था। तो सभी लोग याद रखिएगा कि ये जो साउथ इंडियन प्लेटू है, जो पेनिनसुलर प्लेटू है, यही भारत का एकमात्र डिवीजन है, एकमात्र फिजिकल डिवीजन है जो क्या है, परमानेंट डिवीजन। लिखिए, इट इज परमानेंट, इट इज परमानेंट डिवीजन, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, इट इज परमानेंट फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, इट इज परमानेंट फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। इसका मतलब ये भारत का कैसा डिवीजन है बच्चे, परमानेंट फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। और जानते हैं, अगर आप इस नक्शे को ध्यान से देखेंगे पूरे साउथ इंडिया को, तो देखिए ये मैदान से भी बड़ा है और हिमालय से भी बड़ा है। तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि जो साउथ इंडियन प्लेटू है यही भारत का सबसे बड़ा फिजिकल डिवीजन भी है। लिखिए, इट इज द बिगेस्ट फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, इट इज द बिगेस्ट फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, इट इज द बिगेस्ट फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। यानी यही क्या है बच्चे, भारत का सबसे बड़ा फिजिकल डिवीजन। समझ में आया? अच्छा, क्या मैं इसे भारत का सबसे पुराना पार्ट कहूं, क्योंकि ये उसी समय बना था। अब लिखिए, इट इज द मोस्ट एंशिएंट फिजिकल, इट इज द मोस्ट एंशिएंट डिवीजन, इट इज द मोस्ट एंशिएंट डिवीजन ऑफ द वर्ल्ड एंड इंडिया, ऑफ द वर्ल्ड एंड इंडिया। यानी कि बच्चे ये वर्ल्ड का भी सबसे पुराना फिजिकल डिवीजन है और भारत का भी क्या है, सबसे पुराना फिजिकल डिवीजन है। तो प्लीज सभी बच्चे याद रखिएगा, और याद रखिएगा मैं आप ही के दिमाग से क्वेश्चन पूछ कर इस नोट्स को बना दूंगा। मैं पहले से कुछ भी पढ़कर नहीं आया, मेरे को कुछ नहीं पता, जो आप जानते हैं वही आपका नोट्स बना देता हूँ। तो पहले आप लोग याद रखिएगा कि ये भारत का सबसे पुराना फिजिकल डिवीजन है, यानी ये वर्ल्ड का क्या है, सबसे पुराना फिजिकल डिवीजन है। दूसरा, ये भारत का फंडामेंटल पार्ट है, इसका मतलब ये वर्ल्ड का भी क्या है, एक फंडामेंटल पार्ट है। फिर याद रखिएगा कि जब ये फंडामेंटल पार्ट है, सबसे पुराना पार्ट है और सबसे बड़ा पार्ट है, और भारत का ये क्या है, परमानेंट डिवीजन भी है। कोई दिक्कत नहीं? तो बताइए अर्थ का फॉर्मेशन किस पीरियड में हुआ था?
प्री कैम्ब्रियन आर्कियन और धारवान। तो इसका भी फॉर्मेशन कब हुआ? प्री कैम्ब्रियन आर्कियन और धारवान। लिखिए इट्स मेड इन प्री कैम्ब्रियन, इट्स मेड इन प्री कैम्ब्रियन और आर्कियन, इट्स मेड इन प्री कैम्ब्रियन और PRECAMBRIAN प्री कैम्ब्रियन और आर्कियन ARCHEAN और धारवान DHARWAR धारवान पीरियड। तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि पूछेगा कि इसका निर्माण कब हुआ था, तो बोलिएगा प्री कैम्ब्रियन आर्कियन और धारवान पीरियड में ही इसका निर्माण हुआ था। और ये पीरियड कब था? आज से 4.6 बिलियन ईयर्स अगो। लिख लीजिए 4.6 बिलियन ईयर्स अगो, 4.6 बिलियन ईयर्स अगो, आज से 4.6 बिलियन ईयर्स अगो। देखो बहुत छोटी उम्र है इसकी। तो हमने देखा कि 4.6 बिलियन ईयर्स अगो आपका ये बना था प्री कैम्ब्रियन आर्कियन और धारवान। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं ये किस स्ट्रक्चर से बना है तो क्या बोलिएगा? किस रॉक से बना है तो क्या बोलिएगा? समझ में आया? क्योंकि वही था सबसे पहले। लिखिए इट इज मेड बाय द मोस्ट एंशिएंट, आप लोग तरीके से नहीं बोलते हैं, मैंने हमेशा सिखाया है। इट इज मेड बाय द मोस्ट एंशिएंट इग्नियस ग्रेनाइट एंड मेटामॉर्फिक रॉक। समझ में आया बड़े भाई? इट्स मेड बाय द मोस्ट एंशिएंट, it is made by the most ancient igneous granite and metamorphic rock, igneous granite and metamorphic rock, most ancient igneous granite and metamorphic rock, यानी ये सबसे पुराने igneous granite और metamorphic rock से बना है। आगे समझ में कभी नहीं भूलिएगा। ठीक, चलिए अब आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछते हैं। बताइए साउथ इंडियन प्लेटू किसका पार्ट है? साउथ इंडियन प्लेटू किसका पार्ट है? PART। देखो जिसका दिमाग दौड़ रहा है एकदम सटीक जवाब। कहा था ना ऊपर अंगारा नीचे गोंडवाना। लिखिए इट इज पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, इट इज पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। भूलिएगा नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। इसका मतलब ये क्या है बच्चे? गोंडवाना लैंड का क्या है? पार्ट है। समझ में आया? यही बेसिक्स याद रखिएगा, यही गोंडवाना लैंड का क्या है? पार्ट है। तो इसका मतलब है बच्चे कि जब ये बने होंगे तो बहुत ऊंचे ऊंचे होंगे, जब बने होंगे तो बहुत ही ऊंचे ऊंचे होंगे। लेकिन 4.6 बिलियन ईयर्स ओल्ड है ये। क्या इतना पुराना होगा तो क्या इसके नेचर का इफेक्ट नहीं पड़ा होगा? पड़ा होगा, नेचर का इफेक्ट पड़ा होगा कि किस चीज का इफेक्ट पड़ा होगा? क्या आप बता सकेंगे किसका इफेक्ट पड़ा होगा? जो सरफेस पर हो, और इरोजन, सॉइल इरोजन। देखिए बच्चे आपने गलत नहीं कहा, लेकिन कहते हैं ना एक्चुअल नहीं बोला। याद रखिएगा मैंने आपको कहा था दो तरह के फोर्स होते हैं, एक इंटरनल फोर्स जो जमीन के अंदर काम करता है और एक एक्सटर्नल फोर्स जो जमीन के ऊपर काम करता है। और एक्सटर्नल फोर्स में मैंने कहा था ना वेदरिंग, इरोजन, डेपोजिशन। इसका मतलब है इसमें किसने काम किया है? एक्सटर्नल फोर्स। उसके अंदर अपने आप आ गया वेदरिंग एंड इरोजन और डेपोजिशन। समझ में आया? लिखेंगे ड्यूरिंग अ लॉन्ग पीरियड, ड्यूरिंग अ लॉन्ग पीरियड। तब तो एकदम बेस्ट नोट्स बनेगा। ड्यूरिंग अ लॉन्ग पीरियड, ड्यूरिंग अ लॉन्ग पीरियड। अच्छा लॉन्ग कहने का मतलब करोड़ों अरबों, 4.6 बिलियन। ड्यूरिंग अ लॉन्ग पीरियड with the effect of external force, with the effect of external force, with the effect of external force like weathering and erosion, with the effect of external force like weathering and erosion, external force like weathering and erosion, like weathering, WEATHERING। अच्छा आप नहीं थे इस क्लास में, सब पढ़ा दिया बच्चे, इसलिए आप नहीं बोल पाए। लाइक वेदरिंग एंड इरोजन, ये सब आप लोग तो पढ़ चुके हैं ना। वेदरिंग एंड इरोजन
It changed in residue or relict Plato today. Residue or relict Plato today. Relict Plato today. Relict Plato today. ठीक है, अब सुनिए सभी लोग, सबसे पहले सुन लीजिए, क्या आप रेसिड्यू और रेलिक्ट का मतलब जानते हैं? बचा कुचा, क्या बचा कुचा, रेसिड्यू रेलिक्ट। सुनिए, क्या हुआ, ये 4.6 बिलियन ईयर्स ओल्ड, आज से 4.6 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। तो बच्चे इतना पुराना था, तो इस पर हवा, पानी, नदी, बारिश, सब एक्सटर्नल फोर्स ने इस पे काम किया, और काम करके इसको घिस कर तोड़ फोड़ के आज बचा कुचा बना दिया। क्या बचा कुचा रेसिपी। ये जो आपके सामने ये सब जो दिख रहे हैं, ये वही है। इमेजिन कीजिए, आज से 4.6 बिलियन ईयर्स पहले ये बहुत ऊंचे ऊंचे थे बच्चे, लेकिन इस नेचर ने, इस हवा, पानी, बारिश ने आज देखिए इनकी क्या हालत कर दी। यही प्रकृति कहती है कि कोई भी चीज कांस्टेंट नहीं होता, वो बदलता है। आज जो ऊंचा है वो खत्म होगा, और जो खत्म होगा फिर वो ऊंचा होगा। तो सोचिए, नेचर ने इसको कितना छोटा बना दिया, तभी तो आज इसके ऊपर आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर ले रहे हैं। ये भी एरिया वही है ना, प्लेटू है, तो इसको तो काट कर प्लॉट बना दे रहे हैं। कभी इमेजिन कीजिए, ये बहुत ऊंचे थे, इसको नेचर ने इतना खत्म किया। तो सभी लोग याद रखिएगा कि मैं साउथ इंडिया के किसी भी प्लेटू को बोलचाल में हम माउंटेन भी बोलते हैं। तो जब भी कोई ऐसा वर्ड है तो आपको नहीं घबराना, आपको सीधा सोचना, बोलना कुछ भी बोलिए, लेकिन ये सब क्या है, आज प्लेटूज है। क्या है ये सब? आज का प्लेटूज है। पूरी बात समझ में आ गई? तो याद रखिएगा कि ये लाखों करोड़ों साल से एक्सटर्नल फोर्स के इफेक्ट में आकर आज ये घिस कर प्लेटू हो गए हैं, यानी बचे कुचे हो गए। सोचिए, ये बचा कुचा है, तो जब ये ओरिजिनल था तो कैसा था? समझ रहे हैं? ये अपने आप में बहुत स्ट्रेंज बात होती है। तो प्लीज ये वर्ड मत भूलिएगा, रेसिड्यू या रेलिक्ट माउंटेन। ये पूछते हैं कि बताइए आज ये कैसे माउंटेन है, कैसे प्लेटू है, तो बोलिएगा रेसिड्यू या रेलिक्ट है, या बचा कुचा। इज इट क्लियर? इस सेंस में रखिएगा। अच्छा, अब सबसे पहली बात है कि बच्चे, क्या हमें ये पता है कि एक्चुअली में प्लेटू की डेफिनेशन क्या है? देखिए, कितनी अच्छी बात है कि जो टीचर आपको प्लेटू पढ़ा रहे हैं वो तो बताए जा रहे हैं, ठीक है, कि ये प्लेटू, लेकिन अगर किसी ने रोक के ये पूछा कि व्हाट इज प्लेटू, प्लेटू की डेफिनेशन क्या है, प्लीज बोलिए। सही आपने कहा कि माउंटेन ऐसे और प्लेटू ऐसे है, तो ऐसे ऐसे बोलेंगे। हाँ, जो बोलेंगे वो फ्लैट होती है, सिंपल, ठीक है। और एवरेज हाइट 600 मीटर होती है। एवरेज हाइट कितनी होती है? 600। और प्लेटू को ही हाईलैंड बोलते हैं। प्लेटू को ही क्या बोलते हैं? हाईलैंड। भूलिएगा नहीं, अगर कहीं हाईलैंड लिखा है तो घबराने का नहीं, वो प्लेटू के लिए है। आप कौन से एरिया? हाँ, ये प्लेटू है, हाईलैंड प्लेटू है, ठीक है। चलिए लिखेंगे, लिखे, अच्छा लिख लिया आपने, ओके, ठीक है। अब ये क्या बच गया? प्लेटू बच गया। फिर लिखिएगा, इट हैज हाई वाइड, इट हैज हाई फ्लैट पिक, इट हैज हाई फ्लैट पिक, ऊंचा फ्लैट पिक है इसका, ज्यादा नुकीला नहीं है, ठीक है, हाई फ्लैट पिक, ओके। फिर लिखिएगा एवरेज हाइट 600 मीटर, एवरेज हाइट 600 मीटर, एवरेज हाइट 600 मीटर। तो इसकी एवरेज हाइट कितनी होती है? 600 मीटर। आ गया समझ में? फिर लिखे, इट इज ऑल्सो कॉल्ड हाई लैंड और टेबल लैंड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड हाई लैंड और टेबल लैंड। टेबल कुर्सी समझ में आ रहा है ना? इट इज ऑल्सो कॉल्ड हाई लैंड एंड टेबल लैंड, हाई लैंड एंड टेबल लैंड। लिख लिया आप लोगों ने? लेकिन ऑस्ट्रेलिया के शायद फोटो में कुछ एक इनका अलग नाम भी दिया है, क्योंकि इस नक्शे में नहीं है।
अगर आप लोग ऑस्ट्रेलिया के नक्शे को निकालेंगे, ऑस्ट्रेलिया के नक्शे को निकालेंगे, ठीक है, एक मिनट मैं पहले देख लेता हूँ कि छपा है या नहीं। देखो बेटा क्या लिखा है, टेबल लैंड लिखा है ना, TABLE टेबल लैंड, पेंसिल से करना, लाइए मुझे दीजिए, लिखा है ना टेबल लैंड, दिख रहा है ना बच्चे। देखिए ये लिखा हुआ है एटलस में, ऐसा नहीं सोचिएगा कि अपने मर्जी से टेबल कुर्सी जोड़ दिए, वो काम नहीं है मेरा, ठीक है। भले मैं कुर्सी निकाल लूँ टपा दूँ वो अलग चीज़ है, पर याद रखिएगा कि टेबल लैंड यहाँ लिखा हुआ है। तो प्लेटू को ही हाईलैंड कहते हैं और प्लेटू को ही क्या बोलते हैं, टेबल लैंड भी कहते हैं, ठीक है। और हो सकता है इसके एक और एक अलग नाम है, वो भी इस पे छपा हुआ रहता है, रुक जाओ, बहुत ज़्यादा इस बार का प्रिंट बहुत छोटा है, हमें ही नहीं दिखता ठीक से। एक जगह लिखा हुआ था बकलैंड, वो भी शायद ऑस्ट्रेलिया में ही छाप दिया था, नाम लिख दिया था बकलैंड। तो बकलैंड भी टेबल किसी को बोलते हैं। चलिए कोई नहीं, वो पढ़ाते पढ़ाते मैं उसको भी निकाल दूंगा। ठीक है, चलिए मैं बताता रहूंगा, ये लीजिए बच्चे। ओके एवरीवन, लिखा आपने, इट इज आल्सो कॉल्ड हाईलैंड और टेबल लैंड, इसी को हाईलैंड और टेबल लैंड कहते हैं। अच्छा अब बताइए ये इतना पुराना है, इसका स्ट्रक्चर सिंपल होगा या कॉम्प्लेक्स होगा? लिखिए, इट हैज कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, इट हैज कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, इट हैज कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, it has a steep slope, it has a steep slope, steep slope मतलब खड़ी ढाल, स्लोप एकदम खड़ी होती है, स्टीप स्लोप। ओके, कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट, कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट। याद रखिए आप साउथ इंडिया में आप इस प्लेटू में आप देख सकते हैं कितना ये सब जंगल से कवर्ड है। कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट, covered with dense forest, it is rich in metal minerals। देखिए मैंने पहले सिखाया था ना, ग्रेनाइट रॉक में मेटल मिनरल्स होता है, it is rich in metal minerals। तो प्लीज भूलिएगा नहीं कि किस मिनरल में रिच होते हैं, मेटल मिनरल्स में, it is rich in metal minerals। ये क्या लिखना है आप, रिचिंग मतलब पहुंच रहा है, कौन पहुंच रहा है, रिच, it is rich in RICH, rich in metal minerals, rich in तो नहीं लिखे हैं कोई, हाँ गुड, इधर आना पड़ेगा उसका, गुड, it is rich in metal minerals, मतलब है कि इसमें मेटल मिनरल्स क्या है, भरमार है, अधिकता है, इस चीज को नहीं भूलेगा, it is rich in metal minerals। और मैंने आपको बताया भी है कि इग्नियस रॉक में क्या ज्यादा होता है, मेटल मिनरल्स होता है, ठीक। फिर लिखिए ट्राइबल पॉपुलेशन फाउंड हियर, देख सकते हैं साउथ इंडिया प्लेटूज में बहुत ट्राइबल पॉपुलेशन होता है, क्या आप अपने एरिया में ही जज कर सकते हैं, ट्राइबल पॉपुलेशन कहां पर है, ट्राइबल पॉपुलेशन इज फाउंड हियर, ट्राइबल पॉपुलेशन इज फाउंड हियर, ठीक है। फिर लिखिए इट इज लाइक अ टेबल, इट इज लाइक अ टेबल, ये एक टेबल की तरह है, भारत के रिस्पेक्ट में बात करें ना, इट इज लाइक अ टेबल। फिर लिखिए इट इज अंडुलेटिंग स्ट्रक्चर, अंडुलेटिंग ऊबड़ खाबड़ को बोलते हैं, इट इज अंडुलेटिंग स्ट्रक्चर, इट इज अंडुलेटिंग स्ट्रक्चर, UNDULATING, इट इज अंडुलेटिंग स्ट्रक्चर, ओके। फिर लिखिए इट इज इन ट्रायंगल शेप, इट इज इन ट्रायंगल शेप, क्या आप समझ पा रहे हैं, दिख रहा है, दिख गया ना, किस शेप में आ गया ये, ट्रायंगल, क्योंकि भारत का बनावट ही ऐसा है, और जब भारत के बनावट में आप प्लेटू को देखेंगे तो कैसा दिखेगा, देखिए तो ट्रायंगल शेप नहीं तो दिखेगा, तो याद रखिएगा ये पूरा ट्रायंगल शेप में है, ठीक है ना। अब यहाँ क्या कीजिएगा बच्चे, ये जो मैंने आपको पहले जितना इंट्रोडक्शन लिखवाया है, ये पेनिनसुलर प्लेटू का डेफिनेशन है, अगर आपको लिखने मेंस में भी आता है, ये पूरी बात को आप बस बना करके लिख दीजिए, मार्किंग जबरदस्त होगा क्योंकि आपने इसमें कुछ भी नहीं छोड़ा है, आगे समझ में।
अब मैं आपको एक एक प्लेटू पढ़ाना शुरू करूंगा। एक चीज सभी लोग ध्यान से सुनिएगा कि जब मैं आपको एक एक प्लेटू को पढ़ाना शुरू करूंगा तो जैसे मैं कोई भी प्लेटू का नाम लूंगा ये पूरा कॉन्सेप्ट चिपक जाएगा, क्योंकि ये तो प्लेटू का ही है। तो ये मत सोचिएगा कि सर 2 लाइन का नोट्स बन रहा है, अगर आप ये लिख देंगे तो सोचिए कितना बड़ा नोट्स हो जाएगा। तो प्लीज इस बात को सभी लोग याद रखिएगा कि एक एक प्लेटू का नाम लूंगा तो ये सारा कॉन्सेप्ट अपने आप उसमें क्या होगा, जुड़ता चला जाएगा। पूरी बात समझ में आ चुकी है? ठीक है। अच्छा, एक और चीज सभी लोग याद रखना है, लिखिए इट इज वाटरशेड और अंडरलाइन कर लीजिएगा, इट इज वाटरशेड, इट इज वाटरशेड। क्या आपने सबको बताया था व्हाट इज वाटरशेड? इट इज वाटरशेड यानी जो पूरा पेनिनसुलर प्लेटू है क्या है बच्चे, वाटरशेड। WAT या वाटर लिख लेंगे, शेड लिखिए SHED, वाटरशेड। अब आपके दिमाग में वाकई ये क्वेश्चन आया होगा कि सर ये वाटरशेड क्या है, SHED वाटरशेड क्या है? देखिए ध्यान से सुनिए, चारों ओर से पानी से, तीनों ओर से पानी से घिरा उसको पेनिनसुला कहते हैं। जबरदस्ती कुछ भी कोई बात नहीं, मेरे साथ ही होता था। ये प्लेटू है, ठीक है, और इस प्लेटू पे क्या हो रही है, इमेजिन कीजिए जैसे बारिश हो रही है, हाँ ये पानी है, तो प्लेटू पे क्या हो रहा है, बारिश है। तो एक पानी इस तरफ बहेगा और दूसरा पानी, तो क्या मैं कहूँ कि बारिश के पानी को डिवाइड कर दी, तो जो भी पानी को डिवाइड करता है उसी को क्या कहते हैं, समझ में आया? तो ये जो प्लेटू है ये क्या है, वाटरशेड है, पानी को क्या करता है, डिवाइड करता है। फोटो बना लीजिए, ठीक है। तो याद रखिए जो चारों ओर से पानी से घिरा है वो आइलैंड है, जो तीन तरफ से घिरा है वो पेनिनसुला है। गुड। थोड़ा बड़ा लिखने की कोशिश कीजिए बच्चे, ठीक है। मैंने पहले भी शायद आपको बोला होगा, प्लीज थोड़ा सा बड़ा लिखिएगा, जरूरी है बच्चे इसलिए, क्योंकि मैंने कहा ना आपसे कि नॉलेज डजंट मैटर तो परफॉर्मेंस मैटर। नॉलेज मैटर नहीं करता, परफॉर्मेंस मैटर करता है। जो उस समय आप जो प्रेजेंट करेंगे उसी पर मार्किंग होगी। देखिए आपको एक बात बोलूं, मैं अभी हाल ही में दो सेलेक्ट लोगों से मिला अभी हाल ही में, एक क्लास, किसमें, एक क्लास ऑफिसर। तो उन्होंने मुझसे गाइडलाइन दिया कि सर थोड़ा सा गाइड कीजिए। तो मैंने कहा कि यार मैं तो आपसे कम ही निकलूंगा अनुभव इसमें, मैं क्या गाइड कर सकता हूँ, नहीं भाई गाइड कीजिए। तो मैंने उनसे सिंपल 3-4 क्वेश्चन पूछे, एकदम सिंपल ज्योग्राफी के, एक भी आंसर उन्होंने नहीं दिया, एक भी आंसर नहीं दिया। तुरंत मुझे ये बात याद आ गई, नॉलेज डजंट मैटर, परफॉर्मेंस मैटर। नॉलेज मैटर नहीं करता, परफॉर्मेंस मैटर। हो सकता है वो कोई ऐसा परफॉर्म कर रही होगी, नंबर निकल गया उनका, नंबर मिल गया, सेलेक्ट हो गया। यही चीज होता है बच्चे प्रेजेंटेशन। यही चीज मैं कहता हूँ कि आप बस अपना काम करो, आपको किसी को अपना ज्ञान नॉलेज नहीं दिखाना है, किसी से सर्टिफिकेट नहीं लेना है, आपको नौकरी लेना है। नौकरी कमीशन देगी, वो देगा सर्टिफिकेट, हम और आप नहीं देंगे। इसलिए बस आप अपनी ड्यूटी कीजिए, आपको पता भी नहीं चलेगा, सिलेक्शन हो जाएगा। समझ में आया? इसलिए नॉलेज डजंट मैटर, परफॉर्मेंस मैटर, ठीक है। और उसी तरह हम मेहनत कर रहे हैं कि नहीं आपके पास हर चीज को होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए और प्रेजेंटेशन भी होना चाहिए। इज इट क्लियर महापुरुष? समझ में आया? समझ ले भाई, मैं बूटा ये दोबारा ना समझाने का, ना मेरे से बूटा मिलेगा फिर कभी, आप दिल मिलेंगे मत मैं बूटा हूँ, अरे जी बात है। ओके एवरीवन, यहाँ अरे सही बात, मजाक में रियल बूटा हूँ। ओके एवरीवन, यहाँ तक तो क्लियर हो गया? वाटरशेड, हाँ हाँ, तो बनाया नहीं आपने क्या? मैं तो बनाया था ना इंडिया बनाकर, जो बना लीजिए, तो क्यों नहीं बनाया आपने? ये क्या है, बनाइए।
देखिए अगर मैं बोर्ड पर कुछ भी बना दूं, प्लीज उसको बनाइए, बिना ग्राफ के नहीं चलता ज्योग्राफी। ठीक है, अब सुनिए, आप जब लिखिएगा तो जितना ग्राफिंग कर सके कीजिए। अरे वो ग्राफिंग नाराज थोड़ी होंगे, वो तो चाह ही रहे हैं कि आप ग्राफिंग कीजिए, वो तो चाह ही रहे हैं ना। आप अच्छा एक बात बताइए, आप जरा सोचिए, आप इतना इतिहास भूगोल अकबर बाबर करके जा रहे हैं सिलेक्शन लेकर के, क्या नौकरी के बाद यही करना है क्या? नहीं ना, आपको काम करना है। फिर भी वो क्यों पढ़ा रहे हैं आपको, पता है क्यों? आपका दिमाग सोचना सीखे, आप डिसीजन ले सके, आप घबराए नहीं, आप डरे नहीं, एग्जाम की परिस्थिति में भी आप अपने आप को फुल रख के परफॉर्मेंस कर दे, खत्म बात। नहीं तो सोचिए जब आप ऑफिसर बन जाएंगे और गलती से मान लीजिए कहीं रेड जाना मांगने के लिए जाना पड़ा, तो क्या वहां डर जाएंगे? तो आप अटैक कर देंगे। डरना नहीं ना, यही तो वो आप में देखते हैं कि आप घबरा रहे हैं, डर तो नहीं रहे हैं, आपके पैर तो नहीं कांप जा रहे हैं, डिसीजन तो नहीं देने में आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, ये चीज होता है। तो ये पढ़ाई क्या है? ये आपको मेंटली स्ट्रांग करता है, आपका डिस्कशनरी पावर, समय के अकॉर्डिंग कैसे आप सोचते हैं वो डेवलप करवा रहा है आप में, यही तो है, और करवा क्या रहा है। वरना फिर आपको सिपाही की तरह दौड़ नहीं लगवा देगा, पहले दौड़ करो, फिजिकल पास करो, क्यों? वो सिपाही बनेगा तो वो डंडे मारेगा, लेकिन ऑफिसर डंडे नहीं मारता, वो तो ऑर्डर दे रहा है, अटैक, लाठीचार्ज। तो आप में ऑफिसर मतलब क्या है? आप में सोच होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए, या अंधे की तरह बोल देंगे लाठीचार्ज करो, तबियत से तोड़ो, ऐसा तो नहीं करवाएंगे आप? कह रहा हाँ नहीं यार, ऐसा नहीं करवाना यार, क्लियर हो गया? ये पत्थर मेरा शूट मान गया, ऐसा नहीं करवाने का। क्यों? अगर आपने ऐसा करवा दिया और आपके खिलाफ अगर कमीशन बैठ गई तो नौकरी लगी, नौकरी खत्म। यही होता है आप में समझ, सोच, यही है मेहनत। समझ में आया? वरना एक सिलेक्शन लेने के बाद कौन सा ये आपको डिस्कवरी चैनल में मैन वर्सेस वाइल्ड बना दूंगा। गुड, चलिए यहाँ तक तो एकदम क्लियर हो गया। अब लिखिए, यहाँ तक तो एकदम समझा दिया, गुड। अब लिखिए इंपॉर्टेंट प्लेटू, इंपॉर्टेंट प्लेटू, इंपॉर्टेंट प्लेटू, इंपॉर्टेंट प्लेटूज, इंपॉर्टेंट प्लेटूज। अब मैं एक एक प्लेटू पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ, ठीक है? और प्लीज एकदम अच्छे से बनाते चलिएगा। और हाँ, इस क्लास में एक बार मैंने एक क्वेश्चन पूछा था तो किसी ने मुझे कुछ जवाब दिया था, लेकिन मैं तो भूलता नहीं, उस जवाब को यहाँ पे मैं ओके करके दूंगा। मतलब आपको लग रहा है कि मैंने दिया था ये जवाब अरे नहीं, आपने नहीं दिया था, इसने दिया था, वो समझ जाएगा। चलिए इंपॉर्टेंट प्लेटू मैंने कहा, ओके? तो बताइए इंपॉर्टेंट प्लेटू कहां से शुरू करें, कौन सा प्लेटू से शुरू होगा? देखिए तो कहां से शुरू होगा, क्योंकि देखिए हिमालय के बाद मैदान है, मैदान के बाद प्लेटू है, इसका मतलब मैं मैदान के नीचे से तो शुरू करूंगा। किस प्लेटू से शुरू करूं? कौन सा प्लेटू होगा पहले? आप लोग जानते हैं लेकिन बोला ना एक टाइम नहीं सोच पा रहे, बताइए। मालवा प्लेटू, वेरी गुड। अरावली प्लेटू, थैंक्स ब्रो, ये नहीं बात, दैट्स लाइक अ कूल डूड। चलिए ठीक है, पहले लिखेंगे अरावली प्लेटू, अरावली प्लेटू। चलिए शुरू करते हैं, पहले लिखिए अरावली प्लेटू, क्लियर है? तो बच्चे केयर कीजिएगा, जब हम पहला शुरू हटाइएगा, ठीक है? अब जैसे बोलूंगा वैसे चलिएगा, ठीक है? अब देखिए राजस्थान मैप आ रहा है, यहाँ देखिए बच्चे लिखा है ना ARABALLI, देख रहे हैं ना? अब यही आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग ऐसे रखिए, इसको देखते भी चलिए और नोट्स बनाते चलिएगा। चलिए ओके एवरीवन, ARABALLI, अरावली प्लेटू। तो चलिए सबसे पहले मैं किस प्लेटू से शुरू कर रहा हूँ? अरावली से। इसका मतलब अरावली हिमालय नहीं है ना, अरावली मैदान है। अरावली किससे शुरू होता है? साउथ इंडियन प्लेटू का पार्ट है। किसका? साउथ इंडियन प्लेटू। तो सबसे पहले अब जो मैं क्वेश्चन बोला हूँ सभी लोग ध्यान से सुनिए। जैसे पहले मैंने कहा अरावली प्लेटू, तो तुरंत उसके ब्रैकेट में लिखिए राजस्थान, पहले उसका लोकेशन भी लिख के चलिए, ब्रैकेट में क्या लिखिएगा? राजस्थान। तो अरावली प्लेटू बच्चे किस स्टेट में है? राजस्थान। अब जो मैं पूछूं हाँ या ना में बोलिएगा। क्या आप जानते हैं इस वर्ल्ड का, क्या बोला मैंने? वर्ल्ड का सबसे पुराना माउंटेन कौन है? अरावली। ये है अरावली, जो आपके इंडिया में, यही है वर्ल्ड का सबसे पुराना माउंटेन। यानी इस अरावली में आपका इतिहास
देखा है बच्चे, आपका मतलब सबकी बात करता है। लिखिए अरावली प्लेटू में लिखिएगा, इट इज द मोस्ट एंशियंट फोल्डेड माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड एंड इंडिया। इट इज द मोस्ट एंशियंट, it is the most ancient folded mountain. It is the most ancient folded mountain. It is the most ancient folded mountain of the world and India. Of the world and India. It is the most ancient folded mountain of the world and India. तो बताइए इंडिया का सबसे पुराना माउंटेन अरावली, वर्ल्ड का सबसे पुराना माउंटेन अरावली। लेकिन कैसे माउंटेन? क्या मैंने कहा? फोल्डेड, अंडरलाइन कीजिए, मोस्ट एंशिएंट फोल्डेड माउंटेन, मोस्ट एंशिएंट फोल्डेड माउंटेन। क्या कुछ फोल्डेड से याद आया? क्या फोल्डेड से कोई और माउंटेन याद आ रहा है? हिमालय। क्या? हिमालय। तो बड़े भाई हिमालय भी फोल्डेड और अरावली भी फोल्डेड, तो इन दोनों में फिर अंतर क्या रहा? आपने क्या बोला? और ये यंगेस्ट नहीं है। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। याद रखिए हिमालय में मैंने कहा था न्यू यंग फोल्डेड माउंटेन, और इसमें क्या कहा? एंशिएंट फोल्डेड माउंटेन। यानी हिमालय न्यू यंग माउंटेन है और ये ओल्ड माउंटेन है, लेकिन बना किससे? दोनों फोल्डेड से। तो बड़े भाई इमेजिन कीजिए कि हिमालय का सबसे ऊंची चोटी 8848 मीटर माउंट एवरेस्ट। सोचिए इतनी ऊंची है क्योंकि वो यंग है, लेकिन ये तो ओल्ड फोल्डेड है, यानी ये भी तो कभी यंग रहा होगा। तो क्या मैं कहूँ ये हिमालय का भी बाप होगा? इमेजिन कीजिए ये हिमालय जैसा होता है, इतना ऊंचा ऊंचा, लेकिन आप इस प्रकृति को देखिए, इस हवा पानी को तोड़ ताड़ के देखना नीचे लगा दिया और लोग उस पर ऊंट चला रहे हैं। दिख रहा है? ये है प्रकृति की खूबी। तो याद रखिएगा बच्चे, ये जो नेचर है ना, प्रकृति ये बहुत जस्टिस करती है, किसी को ऊंचा नहीं होने देगी और किसी को नीचा भी नहीं होने देगी। आई समझ में? तो प्लीज याद रखिएगा कि वर्ल्ड का सबसे पुराना एंशिएंट माउंटेन कौन है? अरावली। और कैसा माउंटेन? ये फोल्डेड माउंटेन। और भारत का भी सबसे पुराना माउंटेन कौन है? अरावली। ठीक है, चलिए मेरा आपसे एक क्वेश्चन है बच्चे, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि मुझे बताइए आज अरावली कैसा माउंटेन है? अरावली कैसा माउंटेन है? मुझे तो बताया ना, फोल्डेड माउंटेन। अच्छा, आज अरावली कैसा माउंटेन है? मैं वही क्वेश्चन दोबारा पूछ रहा हूँ, आज अरावली कैसा माउंटेन है? मोस्ट एंशिएंट फोल्डेड। ठीक है, फिर मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आज अरावली कैसा माउंटेन है? क्या बोली? प्लेटो। फिर से मैं कोई क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मैंने नहीं कहा ना किसी को गलत, फिर मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्या आज अरावली कैसा माउंटेन है? क्या बोला आपने? क्या बोला आपने? अरावली रेंज। नहीं, आज कैसा माउंटेन है? रेलिक। दिस इज द आंसर। भूल गए? प्रेजेंस ऑफ माइंड कहा था मोस्ट एंशिएंट फोल्डेड माउंटेन है, लेकिन इतने साल पुराना हुआ और इस पे एक्सटर्नल फोर्स ने काम किया और आज इसको कैसा बना दिया? रेलिक और रेसिड्यूरी माउंटेन। तो आज अरावली कैसा माउंटेन है? रेलिक माउंटेन। लिखिए अब जब महापुरुष का दिमाग ने काम किया, बहुत बढ़िया। लिखिए। अच्छा कोई बात, शिफ्ट हो गया, बहुत अच्छा हो। ये होता है ना वो था जो मैं। ओके, तो सभी लोग याद रखिए, सुनिए फिर से सुनिए। मैंने इंट्रोडक्शन में कहा ना बच्चे, इंट्रोडक्शन की सारी बात सब पर चिपकेगी, कॉन्सेप्ट वही है। तो अरावली अपने नेचर में मोस्ट एंशिएंट फोल्डेड माउंटेन था, लेकिन आज अरावली क्या है? रेलिक और रेसिड्यूरी माउंटेन। लिखिए नाउ इट इज अ रेलिक और रेसिड्यूरी माउंटेन। ऐसे क्वेश्चन में फंसाते हैं और मैं फंसने नहीं दूंगा। नाउ बच्चे, नाउ NOW, आप जो नो लिखे इसका मतलब है जानना। किसको जानना है आप? क्या हो गया? कभी जानना है, कभी पहुंचना है, क्या चल रहा है लाइफ में? अच्छा
ऐसा नहीं है यहाँ बैठने से। अरे जब हुआ था वो सेंट्रल टीचर नहीं पढ़ाते हैं लोग, सेंट्रल टीचर उसको सब आंटी बैठी रहती है, मैं सेंट्रल टीचर्स को भी पढ़ाता था। शुरुआत में आंटियों से ही थी, तो जब सेंट्रल टीचर में पढ़ा रहा था ऐसे ही मैं बैठ के पढ़ा रहा था, तो बगल में बैठी थी आंटी, आंटी तो बाहर में चल रही थी, तो मैंने उसको पूछा क्यों आवाज नहीं आती, उसने देर से सर प्लीज यहाँ से वो नहीं होता एक साइकोलॉजिकली टीचर बगल में बोला नहीं दरवाजे पे आराम से। चलिए तो इस बात को सभी लोग याद रखिएगा, प्रेजेंट क्या है लिखिए, नाउ इट इज रेलिक और रेसिड्यूरी माउंटेन। नाउ लिखो बच्चा, लिख लिया, वेरी गुड, यही रहेगा। नाउ इट इज रेलिक और रेसिड्यूरी माउंटेन। तो सब लोग याद रखिएगा कि आज अरावली क्या है, रेलिक और रेसिड्यूरी माउंटेन है, लेकिन ये अपने नेचर में मोस्ट एंशिएंट फोल्डेड माउंटेन है। नाउ द क्वेश्चन चेक, सुनिए सभी लोग, अरावली का कंपैरिजन वर्ल्ड के किस माउंटेन से किया गया है? देखो कैसे क्वेश्चन घुमाया गया है, आपको भी बेस्ट नोट्स दे रहा हूं बच्चे, हर नोट्स इसके पीछे कर दूंगा। बताइए आज मतलब अरावली का कंपैरिजन वर्ल्ड के किस माउंटेन से किया गया है? लिख ले, इट इज कंपेयर्ड विद Appalachian Mountain of USA. It is compared with Appalachian Mountain of USA. It is compared with Appalachian Mountain of USA. A double P L A C H I A N. A double P A L A. ठीक है? A double P A L A C H I N. Appalachian Mountain of USA. Appalachian Mountain of USA. It is compared with the Appalachian Mountain of USA. अच्छा इधर हाँ कहाँ चला गया? Appalachian Mountain of USA. तो सभी लोग याद रखिएगा Appalachian Mountain of USA. क्लियर है? तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि वर्ल्ड के किस माउंटेन से अरावली का कंपैरिजन किया गया है, क्या बोलिएगा? एपलेशियन माउंटेन ऑफ यूएसए। इसका मतलब है कि अरावली का कॉन्सेप्ट एपलेशियन का कॉन्सेप्ट हो गया, अरावली का कॉन्सेप्ट किसका कॉन्सेप्ट हो गया? एपलेशियन का। किसका कॉन्सेप्ट हो गया बच्चे? एपलेशियन का। आगे समझ में हो गया ना? लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्ल्ड का सबसे पुराना माउंटेन कौन है, तो आप लोग को क्या होगा? अरावली है। लेकिन अगर ऑप्शन में अरावली के साथ को एपलेशियन लिखते हैं तो फिर क्या बोलिएगा? बेटा जरा यहाँ पढ़ो तो क्या लिखा है? फिर हम नहीं बोल एपलेशियन, आगे में क्या लिखा? एपलेशियन माउंटेन्स। ये ट्रिक होता है समझने का, यही एपलेशियन माउंटेन है। तो सभी लोग ध्यान से सुनिए, अगर दोनों ऑप्शन में है तो किसको लिख लीजिएगा? अरावली को, क्योंकि अरावली के कंपैरिजन किया गया है। पहला ही लाइन कहा गया कि वर्ल्ड का सबसे पुराना माउंटेन कौन है? अरावली। एपलेशियन का कंपैरिजन है कि एपलेशियन भी इसके जैसा है, लेकिन एपलेशियन पुराना नहीं है, पुराना कौन है? अरावली। तो प्लीज इस बात को याद रखिएगा कि जो अरावली का कंपैरिजन किया गया है बच्चे, वो एपलेशियन माउंटेन से किया गया है, और एपलेशियन माउंटेन कहाँ का है? वो यूएसए का है। और दोनों पूछा तो भी आंसर क्या देंगे? एपलेशियन। बोलेंगे नहीं? पूरी बात समझ में आ गई सबको? कोई कंफ्यूजन नहीं किसी को भी? ठीक है, चलिए आगे लिखिए। इट इज फ्रॉम, अब लिखिए एक चीज देखिए, इसका बेस्ट नोट्स बना देता हूं। इट इज फ्रॉम नॉर्थ गुजरात टू दिल्ली। इट इज फ्रॉम नॉर्थ गुजरात टू दिल्ली। इट इज फ्रॉम नॉर्थ गुजरात टू दिल्ली थ्रू राजस्थान हरियाणा, थ्रू राजस्थान हरियाणा। इट इज फ्रॉम नॉर्थ गुजरात टू दिल्ली थ्रू राजस्थान एंड हरियाणा। ये हमें याद रखिएगा, ये नॉर्थ गुजरात से शुरू होता है। क्या बच्चे? नॉर्थ गुजरात से शुरू होता है, और नॉर्थ गुजरात से होते हुए ये पूरा का पूरा राजस्थान पार करता है। तो मैक्सिमम पार्ट अरावली का कहाँ है? राजस्थान। इसी तरह यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिखा है? राजस्थान। लेकिन एग्जैक्ट जान लीजिए कि नॉर्थ गुजरात से राजस्थान एंड करता है, फिर हरियाणा एंड करता है, और वहां से कहाँ चला जाता है? दिल्ली। दिल्ली यूनिवर्सिटी डीयू वो इसी पर है, समझ में आया? इसी पर है। और याद रखिए वही है कमला नेहरू रिज। क्या नाम उसका? कमला नेहरू रिज। रायसीना हिल्स, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, पार्लियामेंट, सब उसी पर है। लिखिए इन दिल्ली, इट इज इन दिल्ली,
इन दिल्ली लिख के डैश दे दीजिएगा, इन दिल्ली, या कंटिन्यू लिखिए, इन दिल्ली इट इज कंसीडर्ड एज, इन दिल्ली इट इज कंसीडर्ड एज, इन दिल्ली इट इज कंसीडर्ड एज, लिखिए कमला नेहरू रीच, कमला नेहरू रीच, RIDG रीच, रायसेना हिल्स, रायसेना हिल्स, नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक, पार्लियामेंट, नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक, पार्लियामेंट, फुल स्टॉप। मैं तो दिल्ली रहा हूं तो यही कमला नेहरू इसके पास ही रहता था, वहीं तैयारी करता था, आइए सर बन गया, ठीक है, आगे समझ में क्लियर है। तो प्लीज मत भूलिएगा कि दिल्ली में यही है कमला नेहरू रीच, यही है रायसीना हिल्स, यही है नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक, और यही क्या है, पार्लियामेंट है, वो पूरा का पूरा अरावली है। अब सोचिए दिल्ली में ऊंची जमीन कहां से आ गई, जब दिल्ली को मैंने क्लेम में रखा था बच्चे, तो दिल्ली में अगर कहीं पर भी ऊंची जमीन है, इसका मतलब वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, अरावली है, और कुछ वहां हो ही नहीं सकता। तो प्लीज इस बात को याद रखिएगा कि वह हरियाणा होते हुए आपको दिल्ली में पहुंच जाती है, ठीक है। अच्छा इस लिखिएगा, ये एक्चुअली पार्लियामेंट में जो ऑफिस है, जो मंत्री लोग बैठते हैं, तो वही एक नॉर्थ ब्लॉक करेगा साउथ ब्लॉक, ठीक है। लेकिन याद रखिए अब मैं नया पार्लियामेंट सेंट्रल विस्टा, जो पुराना है, नया पार्लियामेंट कौन है, सेंट्रल विस्टा, इट इज क्लियर है। इसमें सैगोल लगाया गया है, डन, सैगोल किस डायनेस्टी से वो रिलेटेड है, चोला, किससे, चोला डायनेस्टी से, चोल साम्राज्य से, ठीक है। जिसका पहला आरंभिक ज्ञान शासक था, राजा था, उसका नाम था उरुवक्कहर इलंजच्चनी। चलिए लिखिए उरुवक्कहर इलंजच्चनी, चलिए लिखिए, दिल पे नहीं रहना, लिखना है आगे समझो क्या करें, थोड़ा तो हम पढ़ा है तो याद है, और कुछ ऐसी बात नहीं। चलिए यहाँ तक तो एकदम क्लियर हो गया। तो प्लीज आप लोग सब इस बात को याद रखिएगा जो मैंने बताया, लिखिए इट इज अप्रॉक्स 700 किलोमीटर लॉन्ग, इट इज अप्रॉक्स 700 किलोमीटर लॉन्ग, इट इज अप्रॉक्स 700 किलोमीटर लॉन्ग, इट इज अप्रॉक्स 700 किलोमीटर लॉन्ग। तो इसकी लंबाई कितनी है, 700, ठीक है। फिर लिखिए एवरेज हाइट 1500 मीटर, एवरेज हाइट 1500 मीटर, एवरेज हाइट 1500 मीटर, 1500, एवरेज हाइट 1500 मीटर। तो इसकी एवरेज हाइट कितनी है बच्चे, 1500 मीटर है, 1500 मीटर। क्या आपको अजीब नहीं लग रहा है बच्चे कि हिमालय की एवरेज हाइट कितनी है, 6000 मीटर, 6000, और इसकी 1500, 15 चौके 7, 4 टाइम्स नीचे है। देखिए यही प्रकृति है, 4 टाइम्स नीचे है, क्लियर है। लेकिन इसकी सबसे हाईएस्ट आपकी क्या कहता, गुरु शिखर बोला था ना आपने हिमालय को, वो यहाँ पर लिखिए। देखिए यहाँ तक कि अगर आप क्लास में कुछ बोल रहे हैं तो अगर वो पढ़ाई का हिस्सा है, मैं उसको सही जगह लाकर आपको प्रेजेंट कर दूंगा। इज इट क्लियर, बस और कोई बात नहीं। देखिए मैं आप कोई भी आंसर देकर मैं आपको गलत या ना नहीं बोलूंगा, लेकिन सही समय पर वो मैं आपको बता दूंगा। तो याद रखिएगा इसी का हाईएस्ट पीक क्या है अरावली का, गुरु शिखर। इंग्लिश में भी गुरु शिखर लिखेंगे, टीचर पीक कोई नहीं लिख देगा, लिखे गुरु शिखर इज द हाईएस्ट पीक, गुरु शिखर, गुरु शिखर, शिखर का मतलब समझ रहे, लिखिए गुरु शिखर इज द हाईएस्ट पीक, गुरु शिखर इज द हाईएस्ट पीक। तो इसका हाईएस्ट पीक क्या क्या है बच्चे, गुरु शिखर, ब्रैकेट में लिखिए 1722 मीटर है, 1722 मीटर बच्चे। आज भी सही हूं मैं, एकदम कर सकते हैं, 1722 मीटर हाईएस्ट पीक इज गुरु शिखर। तो ऑफ अरावली लिखिए, ऑफ अरावली, ऑफ अरावली which is situated, which is situated on, which is situated on anybody, which is situated on, किस पर सिचुएट है ये, राजस्थान स्टेट है, आपने सबने सुना होगा माउंट आबू, लिखिए it is situated on Mount Abu, ABU, Mount MOUNT Aravali, and it is situated on, and
and it is situated on Mount Abu. Mount Abu. ब्रैकेट में लिखिए सिरोही, SIROHI, SIROHI, सिरोही, ब्रैकेट में राजस्थान। सिरोही जिले का नाम है राजस्थान। आई बात समझ में? तो प्लीज सभी बच्चे याद रखिएगा, फिर आपसे पूछेगा अरावली की सबसे ऊंची चोटी, तो गुरु शिखर, और वो गुरु शिखर किसके है? ऊपर है, तो क्या बोलिएगा? माउंट आबू के ऊपर है, और माउंट आबू कहां पर है? राजस्थान का वो सिरोही डिस्ट्रिक्ट है। अच्छा, माउंट आबू एक फेमस रिलीजियस प्लेस है। क्या है बच्चे? रिलीजियस प्लेस है। लिखिएगा, माउंट आबू इज अ फेमस रिलीजियस प्लेस फॉर हिंदूज एंड जैनास। Mount Abu is a famous religious place for Hindus and Jainas. Mount Abu is a famous religious place for Hindu and Jainas. जैन समझ ना, जैन धर्म for Jainas। तो भूलिएगा नहीं कि माउंट आबू एक फेमस रिलीजियस टूरिस्ट प्लेस है। किसके लिए? हिंदूज के लिए और जैनास के लिए। यहीं पर एक मंदिर है जिसका नाम है दिलवारा जैन टेम्पल। क्या नाम है? दिलवारा जैन टेम्पल। जरा एक नेट पर खोजिए एक आदमी, दिलवारा जैन टेम्पल, देखिए वो कहाँ है। लिखिए दिलवारा जैन टेम्पल कहाँ है? ये वो यहीं पर है, इसको भी ऐड कीजिए, दिलवारा जैन टेम्पल। एरिया देखिए, है ना? नीचे बहुत अच्छा, नीचे बच्चे ऐड कीजिए, लिखिए दिलवारा DILWARA, दिलवारा जैन टेम्पल is on Mount Abu. दिलवारा जैन टेम्पल is on Mount Abu। ठीक है? नोट्स बने कि लगे कि हमने भी पढ़ाया है। दिलवारा जैन टेम्पल is on Mount Abu। इसका मतलब दिलवारा जैन टेम्पल जो है वो कहाँ पर है बच्चे? वो इसी माउंट आबू पर है। तो भूलिएगा नहीं, जैन टेम्पल माउंट आबू पर रिलीजियस प्लेस है। अच्छा, आप लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, राजपूत की उत्पत्ति, ओरिजिन थ्योरी ऑफ राजपूतास, वो भी माउंट आबू से रिलेटेड है। क्लियर है? तो लिखेंगे, कोई नहीं, वो हिस्ट्री वाला सब जाने। चलिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया। तो माउंट आबू ओके। अब उसके बाद अब देखिए, अरावली के साउथ पार्ट को और नॉर्थ पार्ट को अलग अलग नाम से जाना जाता है। लिखिएगा, साउदर्न पार्ट ऑफ अरावली इज कॉल्ड, साउदर्न पार्ट ऑफ अरावली इज कॉल्ड जारगा, जारगा हिल्स। साउदर्न पार्ट ऑफ अरावली इज कॉल्ड जारगा हिल्स। साउदर्न पार्ट ऑफ अरावली इज कॉल्ड जारगा हिल्स। तो बताइए अरावली के साउदर्न पार्ट को क्या बोलते हैं? जारगा। एंड नॉर्दर्न पार्ट इज कॉल्ड हर्षनाथ हिल्स। एंड नॉर्दर्न पार्ट इज कॉल्ड हर्षनाथ हिल्स। हर्षनाथ हिल्स, हर्षनाथ हिल्स। देखिए हो सकता है बच्चे ये सब एड्रेस में नहीं है, लेकिन मेरी बेस्ट बॉक्स एरिया में मेरा जो दिमाग है बहुत कैलकुलेट करके इन नोट्स बना रहा है, लाइव टेलीकास्ट कर रहा है। मेरा वर्ड रिकॉर्डिंग खुद का बनाया हुआ, मैं पहला टीचर हूं जो लाइव टेलीकास्ट पढ़ाता हूं, खुद का बनाया हुआ वर्ड रिकॉर्ड है। इज इट क्लियर? क्या जाता है कहने में कुछ जाता है? क्लियर हो गया? तो सभी लोग याद रखिएगा कि माउंट आबू और अरावली का ये जो पार्ट है इसका भी नाम याद रखिएगा। ठीक, अच्छा अब सुनिए, माउंट आबू एक ऐसा माउंटेन है जिस पर जब एक्सटर्नल फोर्स काम कर रहा था तो इसको तोड़ भी रहा था। जब तोड़ेगा तो कौन सा रॉक बन जाएगा? सेडिमेंट्री रॉक। तो ये सेडिमेंट्री रॉक भी है और ग्रेनाइट रॉक भी है, लेकिन अरावली मेन किससे बना है? ग्रेनाइट रॉक से। लेकिन जब इसमें सेडिमेंट्री रॉक भी मिल रहा है, इसका मतलब क्या है कि अरावली भी जंगल से क्या है? ढका हुआ है। लिखिए, इट इज कवर्ड विद फॉरेस्ट, इट इज कवर्ड विद फॉरेस्ट। मैं इस एरिया में पढ़ा चुका हूं, एक रेजिडेंशियल कैंपस में, बहुत बदमाश था सब स्टूडेंट से, भाभी नहीं थे। इट इज कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट, कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट। 2 महीने तक रहा, जैसे कैदी की तरह जो बंद होता है, क्योंकि आसपास पहाड़ जंगल खुला, कोई गांव सब दूर दूर उसी में बंद रहो और पढ़ाना था। अरे कहाँ फंसा दिया मुझे। इट इज तो इट इज कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट, घने जंगल से। अच्छा बेटा इसमें कैसा मिनरल मिलेगा? मैग्नीशियम, क्योंकि ग्रेनाइट से बना है, लेकिन इसमें सेडिमेंट्री रॉक भी तो है, और सेडिमेंट हुआ तो कैसा मिनरल मिलेगा? नॉन मेटल। इसका मतलब अरावली में मेटल भी है और नॉन मेटल। लिखिए, मेटल एंड नॉन मेटल बोथ मिनरल्स आर
Metal and non-metal both minerals are found here. Metal and non-metal both minerals are found here. Metal and non-metal both minerals are found here. यानी इसमें metal minerals भी मिलेगा और non-metal minerals भी मिलेगा. Non-metal minerals are found here. ठीक है. अच्छा, तो सोचिए कि अरावली में मेटल मिनरल भी है और अरावली में नॉन-मेटल मिनरल भी है. ठीक है. जानते हैं अरावली को क्या बोला गया है? म्यूजियम ऑफ मिनरल. क्या बोला गया है? म्यूजियम ऑफ मिनरल. लिखिए, इट इज कॉल्ड म्यूजियम ऑफ मिनरल्स. म्यूजियम को हिंदी में क्या बोलते हैं? एनीबॉडी? संग्रहालय. वो कलेक्शन होता है. मुझे पता है बच्चे संग्रहालय ही बोलते हैं, नहीं वो कलेक्शन होता है. म्यूजियम को क्या बोला जाता है? देखिए आपके यहाँ भी एयरफोर्स का वर्ड सब हिंट ना पूरा बता देते हैं. सुनिए, म्यूजियम को एग्जैक्ट हिंदी में बोलते हैं अजायब घर. अजायब घर. अजायब घर, अजीब अजीब चीजों का घर. अजायब, समझ आया? दैट्स म्यूजियम. संग्रहालय कलेक्शन को बोलते हैं. तो यहाँ पर क्या है? एयरफोर्स का म्यूजियम है, तो फोर्स की चीजें रखी रहेंगी तो उनका कलेक्शन हो गया ना. तो आप हिंदी में उसको संग्रहालय पढ़ते हैं, पर म्यूजियम को एग्जैक्ट हिंदी में क्या बोलते हैं? अजायब. आया समझ में? क्लियर बच्चे? चलिए, अब आपने कौन सा हिल कंप्लीट किया? यहाँ पर अरावली. यहाँ जाकर हमने पूरा अरावली अच्छे से पढ़ा. चाहे किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, अरावली चिपका देना है. और बाकी ऊपर का तो सारा कंसेप्ट आ ही रहा है. अब अरावली के बाद ठीक नीचे, इसका मतलब मैं साउथ की ओर जा रहा हूँ. सीक्वेंस याद आ रहा है? इसका मतलब मैं किधर जा रहा हूँ? साउथ की ओर. अब अरावली के बाद जब मैं साउथ की ओर जाऊंगा तो कौन सा प्लेटू से शुरू करूंगा नीचे जाना? चलिए, एक क्वेश्चन आया था जीएस में, सभी लोग ध्यान से सुनिए. कौन सा प्लेटू है जो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को डिवाइड करता है ना बच्चे? ऐसा क्वेश्चन थोड़ा दिमाग लगाइए, आंसर निकालिए. कौन सा, क्योंकि वो भी तो पढ़ना है. कौन सा प्लेटू है जो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को डिवाइड करता है? क्या बोला तुमने? विंध्यन बोला. चलिए, एकदम सटीक जवाब. बहुत अच्छा. ठीक है, नेक्स्ट. विंध्यन, विंध्यन स्कार्फ लैंड. बहुत अच्छा. विंध्यन स्कार्फ लैंड. अरे जो बोल दो, गलत होगा. विंध्यन स्कार्फ लैंड. ब्रैकेट में लिखिए एमपी. एमपी मतलब वेरी ब्रिलियंट. विंध्यन स्कार्फ लैंड. चलिए बच्चे, मध्य प्रदेश का नक्शा निकालिए. राजस्थान से बाहर निकलिए अब आप लोग. गुड. एक पेज और चेंज कीजिए. ठीक है, एक पेज और चेंज कर लीजिए. वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है. आ गया? ऐसे घुमाइए. ठीक है, गुड. अच्छा, अब बच्चे यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है? विंध्यन रेंज लिखा है ना. यहाँ पर देखिए तो क्या लिखा है बच्चे? विंध्यन स्कार्फ लैंड. एटलस में क्या लिखा है? विंध्यन स्कार्फ लैंड. दिख रहा है बच्चे? यहाँ देखिए, इसमें लिखा है विंध्यन स्कार्फ लैंड. फिजिकल में देखिए, पॉलिटिकल में देखा विंध्यन स्कार्फ लैंड. अब जरा सोचिए कि हाँ जाइए. अब जरा सोचिए आप लोग सभी, देखिए फैमिली का फोन आप उठा सकते हैं, मैंने पहले कहा क्लास में, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है. अच्छा, अब यहाँ सुनिए सभी लोग. जैसे मैंने क्या कहा, विंध्यन स्कार्फ लैंड, यही कहा ना. देखिए बच्चे, एटलस में विंध्यन स्कार्फ लैंड लिखा हुआ है. मैं तो विंध्यन रेंज कहते पढ़ा दूंगा, लेकिन अगर किसी बच्चे ने काउंटर कर दिया कि सर ये विंध्यन स्कार्फ लैंड क्या लिखा है, तो फिर क्या जवाब देगा? बताइए बताइए, क्या होता है स्कार्फ लैंड? आप बताइए. पढ़ा है पहले कभी? पढ़ा है आपने? आपने पढ़ा है? आप पढ़े भाई? आप देखिए, सीधी सी बात है कि जब तक मैं पढ़ाऊंगा नहीं तब तक आप लोग कैसे समझेंगे? सीधी सी बात है. ठीक है, आपके पास ज्योग्राफी का पूरा नोट्स है अभी राइट नाउ. जियोमॉर्फोलॉजी है, फोर्थ चैप्टर निकालिए. जिनके पास नोट्स है वो फोर्थ चैप्टर निकालिएगा. फोर्स, FORC, फोर्स.
है बड़े भाई? कहाँ घर? चलो अच्छा आप लोग पढ़ाइए कोर्स अब आप कोर्स में सभी लोग चले जाइए। आपको वो वाला कोर्स करना है ना मैंने रेडियोजेनेटिक के बाद ये ओरोजेनेटिक में चले जाइए। ओरोजेनेटिक कोर्स चले गए। ओरोजेनेटिक कोर्स और पेन चेंज करो। ओरोजेनेटिक कोर्स में चले गए। उसमें मैंने दो तरह के मॉडल पढ़ाया था। एक क्या पढ़ाया था? कोड, एक्रोबैटिक कोड, ठीक है। और कोड के बाद दूसरा क्या पढ़ाया था मैंने? डाइवर्जेंट फोर्स पढ़ाया था ना। डाइवर्जेंट टेंशन क्रैकिंग गैप फोर्स और उसको फोर्ट माउंटेन बनाया था ना। फोर्ट वाला माउंटेन बनाया था चेंज करके इधर माउंटेन बनाया था ना। फोर्ट माउंटेन का सारा नाम पढ़ो। माउंटेन का सारा नाम पढ़ो। देखा? मतलब ये है कि जो डाइवर्जेंट हुआ था और जो ब्लॉक टूटा था उसी टूट से जो माउंटेन बना था वो एस्कार्पमेंट था। इसका मतलब है कि विंध्यन कैसा माउंटेन है? ब्लॉक माउंटेन, एस्कार्प माउंटेन, हॉस्ट माउंटेन। समझ में आ रहा है? तो ऐसा आप लोग थोड़ा भी नहीं सोचिएगा कि अनूप सर ने आपको किसी भी वर्ड से अनभिज्ञ रखा है। मैंने पहले से हर चीज में मेहनत की हुई है और मैं आपको तब से वो सारी चीजों को पढ़ा रहा हूँ। क्लियर है? इसलिए थोड़ा सा तो रिवीजन करना होगा बच्चे। देखिए इससे इजी आसान तरीके से मैं नहीं पढ़ा सकता। मेरी भी लिमिटेशन जितना आएगा उतना तो बताऊंगा। बैठे बच्चे बैठते जाइए। तो सभी लोग याद रखिएगा एस्कार्प का मतलब है वही टूटकर बना हुआ ब्लॉक माउंटेन। चलिए लिखिए इसके अंदर, लिखिए इट इज अ ब्लॉक माउंटेन। इट इज अ ब्लॉक माउंटेन। और याद रखिए मैं वही क्लास में क्वेश्चन पूछूंगा जो मैंने पढ़ा रखा है। समझ में आया? मुझे आपको कमजोर नहीं, मुझे आपको मजबूत बनाना है। समझ में आया? कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर बनाना है। क्यों? मुझे आपसे आपका सिलेक्शन चाहिए, नौकरी चाहिए। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़े बस, और मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। इट इज क्लियर? गुड। चलिए देखिए मैं बहुत सेल्फिश आदमी हूँ। मेरा बहुत सेल्फिश आदमी, मेरा सेल्फिश यही है कि मुझे आपसे आपका सिलेक्शन चाहिए। वो तो मेहनत करना होगा। समझ में आया महापुरुष? गुड। चल कुछ तो सुनो। लिखा आपने इट इज ब्लॉक माउंटेन। इट इज ब्लॉक माउंटेन। ये कैसा माउंटेन है? ब्लॉक माउंटेन। और ब्लॉक को क्या कहा गया है? एस्कार्प कहा गया। ब्रैकेट में लिखिए एस्कार्प। और देखिए आपके एटलस में छपा हुआ है एस्कार्प। किसी से पूछ दीजिए वो क्या है, बोलेगा 1 मिनट बताते हैं और कह के वो टिकट कटाकर भाग जाएगा। लेकिन आप ये मत जान लीजिए जो एटलस में वही पढ़ा है, एटलस को अपडेट कर दिया है। तो ये कैसा माउंटेन बच्चे? एस्कार्प। ठीक। अच्छा बेटा केयर कीजिएगा कि विंध्यन रेंज मध्य प्रदेश में कहाँ है? मध्य प्रदेश। अगर आप नक्शे को देखेंगे तो मध्य प्रदेश के ऊपर कौन सा स्टेट है? उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में क्या है? प्लेन है। तो उत्तर प्रदेश में प्लेन है और मध्य प्रदेश में प्लेटू है। और इन दोनों के बीच कौन आ गया? विंध्यन। तो बताइए नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को कौन अलग करता है? विंध्यन रेंज। लिखिए विंध्यन रेंज सेपरेट्स नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया। विंध्यन रेंज सेपरेट्स नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया। मैं तेज तो नहीं पढ़ा रहा। देखिए मैं बहुत धीरे धीरे इजी और आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ। आगे समझ में? साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया एंड साउथ। तो ये विंध्यन रेंज है जो बच्चे नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को क्या करता है? डिवाइड करता है, सेपरेट करता है, अलग अलग करता है। कोई दिक्कत नहीं। ठीक। फिर लिखिए इट इज कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट। इट इज कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट। ये तो फिक्स है बच्चे। इट इज कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट। इट इज कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट। इसका मतलब ये पूरे डेंस फॉरेस्ट से क्या है बच्चे? कवर्ड है। क्लियर हो गया? यानी वो देखो वो सारा कॉन्सेप्ट ऑलरेडी चिपक रहा है जो पहले लिखवाया है मैंने, वो जो स्टार्टिंग है इंट्रोडक्शन में तो सब चिपक चुका है, वो तो सब है। ठीक है। अच्छा जानते हैं इसमें
तीन तरह के मिनरल मिलते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज उसको रटे रहिएगा। लिखिए सैंडस्टोन, सैंडस्टोन बालू पत्थर, सैंडस्टोन SAND सैंडस्टोन, कॉमा रेडस्टोन, रेडस्टोन एंड डायमंड, एंड डायमंड is found in it, and diamond are found in it, and diamond are found in it। तो बताइए मिनरल रेंज में कौन तीन मेन मिनरल मिल रहे हैं? रेडस्टोन समझते हैं, लाल पत्थर। दिल्ली का लाल किला किस पत्थर से बना है? रेडस्टोन। कहाँ से आया था पत्थर? विंध्य रेंज से। आगरा का लाल किला कहाँ से आया था पत्थर? विंध्य रेंज से। इलाहाबाद का लाल किला कहाँ से आया था पत्थर? विंध्य रेंज से। तो सब तो भारत से ही आया था। यही विंध्य रेंज है बच्चे जिसमें लाल पत्थर है, जिससे निकल करके ये सारा स्ट्रक्चर बना है। समझ में आया? प्लस इसी में मिलता है आपको चूना पत्थर भी, खूब इसमें चूना पत्थर है, इसीलिए देखिए यहाँ सीमेंट इंडस्ट्री बहुत डेवलप है। ये भी लिख लीजिए लाइमस्टोन आल्सो फाउंड, लाइमस्टोन आल्सो फाउंड, चूना पत्थर। चूना समझ रहे हैं आप लोग? गुड, खैनी में लगाए रगड़ के खाएं, खुद भी खाएं, दोस्तों को भी खिलाएं। लाइमस्टोन चूना पत्थर, गुड, वेरी गुड, कीप इट अप। लाइमस्टोन भी खाओ। अच्छा ये बताइए इसमें हीरा मिलता है, डायमंड। डायमंड का किसी खान का नाम जानते हैं? माइन का नाम पन्ना। पन्ना डायमंड माइन है, वो इसी रेंज पर है। लिखिए पन्ना, हाँ इसी रेंज पर है मध्य प्रदेश में। लिखिए पन्ना, PANNA, पन्ना डायमंड माइन इज सिचुएटेड हियर। PANNA, पन्ना डायमंड माइन इज सिचुएटेड हियर। पन्ना डायमंड माइन इज सिचुएटेड हियर। पन्ना डायमंड माइन इज सिचुएटेड हियर, यानी जो पन्ना है हीरे की खान वो यहीं पर है, भूलिएगा नहीं। पन्ना डायमंड माइन भी यहीं पर। आ गया समझ में? चलिए हमने यहाँ पर विंध्यन को सीख लिया। अब विंध्यन रेंज के बाद नेक्स्ट यानी हम नीचे की ओर जा रहे हैं, क्या कीजिएगा हम इधर साउथ की ओर जा रहे हैं। अगला लिखिएगा, सुनिए सभी बच्चे, ठीक है? देखिए हाँ बच्चों, ये एकदम हो सकता है कि विंध्यन रेंज जो है क्या करता है? नहीं बच्चे, कभी नहीं हो सकता। देखिए यहाँ जो विंध्यन है, ठीक है, और ये सतपुड़ा है, तो आप ये कह रहे हैं कि विंध्यन रेंज जो है मालवा प्लेटू और सतपुड़ा को क्या करता है? डिवाइड करता है। एकदम कह सकते हैं डेफिनेटली, लेकिन इसका नेचर थोड़ा अलग है। हाँ तो वही तो बताएंगे, ये तो सब पढ़ाएंगे, ये सब पढ़ाना है। जस्ट रिलैक्स, आपने गलत नहीं कहा, लेकिन ये सब चीजें पढ़ाना है। तो एक बार पढ़ा दूंगा तो आपको कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा और सीक्वेंस तो पता चल ही जाएगा। तो जस्ट रिलैक्स, तो मैं एक बार बता दूं, आपने गलत नहीं कहा है, ठीक है? चलिए यहाँ तक तो क्लियर है। तो सभी लोग क्लियर कीजिएगा क्या लिखना आपने। हाँ नेक्स्ट बताना है ना, नेक्स्ट बताना है, तो जैसे मैं बोलूंगा वैसे लिखिएगा, ठीक है? चलिए एक साथ लिखिए, ये पूरा नाम है, इसमें मैंने पूरा नाम बता दिया। राजपीपला, ग्वालियर, सतपुड़ा, महादेव, मैकाले, मैकाला, रामगढ़, मैलान हिल्स। लिखिए हाँ, मतलब विंध्यन के बाद नेक्स्ट प्लेटू है। नेक्स्ट प्लेटू राजपीपला,
ग्वालीगढ़, हाँ सतपुड़ा, महादेव, मैकाले, रामगढ़, मैलान हिल्स, रामगढ़, मैलान हिल्स, रामगढ़ हिल्स। जाने होंगे रामगढ़ शोले कितने आदमी मैलान हिल्स। ओके ठीक, लेकिन इसमें बच्चे 3 को अंडरलाइन कीजिए या ब्रैकेट बंद कर दीजिए, इस तरह से कर लीजिए, इस तरह से कर लीजिए, ऐसे और ऐसे, ठीक है, ऐसे और ऐसे, क्लियर है? यानी मेन हम किसको पढ़ते हैं? इसी 3 को पढ़ते हैं, ठीक है, मेन किसको पढ़ते हैं? इसी 3 को। अब लिखिए, पॉइंट बना के लिखिए, सतपुड़ा महादेव मैकाला इज situated in Madhya Pradesh. It is situated in Madhya Pradesh. It is situated in Madhya Pradesh. It is situated in Madhya Pradesh. ठीक है बच्चे, है ना? जो आपने कहा ना, जो पूछता है, मैं खुद ही ग्राफिंग कर रहा हूँ, एक एक चीज सिखा रहा हूँ, तो आपको फिर एग्जैक्ट अपने आप पता चल जाएगा, कॉन्सेप्ट आ जाएगा, सीक्वेंस फिर आपको याद रखना है, ठीक है? कोई भी तरह से वो क्वेश्चन पूछेंगे, जैसा तरीका रहेगा उसका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, बस आपको रिवीजन रखना है। चलिए, अब सब पहले याद रखिएगा, इसकी में मेन कौन पढ़ना है? सतपुड़ा, महादेव, मैकाले, और ये तीनों कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, क्लियर? लिखेंगे, इट इज कवर्ड बाय डेंस फॉरेस्ट, it is covered by dense forest, it is covered by dense forest, यानी ये किससे कवर्ड है? dense forest, it is covered by dense forest, it is covered by dense forest। फिर लिखिए, it is block mountain, it is block mountain, यानी ये भी कैसा माउंटेन है बच्चे? block mountain, अंडरलाइन कीजिए, block mountain, block mountain, block mountain, यानी ये क्या निकला? ब्लॉक माउंटेन। देख रहे हैं ऊपर दिख रहे हैं नक्शे में सतपुड़ा। अभी ये ग्राफ नहीं बनाना, आप लोग अभी सीखिए, क्लियर है? तो क्या लिखा आपने? ये भी कैसा माउंटेन है? ब्लॉक माउंटेन, ठीक। अच्छा, क्या आप जानते हैं इनमें से सबसे ऊंची चोटी, मतलब इनकी सबसे ऊंची चोटी कौन है? सतपुड़ा महादेव मैकाले सबसे ऊंचा चोटी, इनको एक ही में कंसीडर करना है। तो इनकी हाईएस्ट पीक बताइए सतपुड़ा महादेव मैकाले का। ठीक है, चलिए लिखिए, मैं बता देता हूं, लिखेंगे, द हाईएस्ट पीक इज, द हाईएस्ट पीक इज, द हाईएस्ट पीक इज, द हाईएस्ट पीक इज, ठीक है, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, जो इसका हाईएस्ट पीक है उसी का नाम है धूपगढ़। क्या नाम है? धूपगढ़। समझ में आया? चलिए लिखिए, बेफिक्र, मैंने क्या कहा, बेस्ट करके दे रहा हूं, बाकी अपना दिमाग लगाकर आना है, सोचना है, रिवीजन करना है, ठीक है? देखिए, द हाईएस्ट पीक इज धूपगढ़, धूपगढ़, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? 1350 मीटर, 1350 मीटर। तो इनकी ऊंचाई कितनी है बच्चे? 1350 मीटर। चलिए सभी लोग बताइए, सतपुड़ा महादेव मैकाले की हाईएस्ट पीक कौन है? धूपगढ़। लेकिन ये धूपगढ़ तीनों में है किस पर? सतपुड़ा पर, महादेव पर या मैकाले पर? किस पर है? सतपुड़ा। नाम ही है महादेव। लिखिए, सिचुएटेड ऑन महादेव, सिचुएटेड ऑन महादेव, सिचुएटेड ऑन महादेव। तो भूलिएगा नहीं कि इनकी जो हाईएस्ट पीक है वो किसके ऊपर सिचुएटेड है? महादेव। लेकिन यहीं पर एक और टूरिस्ट प्लेस है इसी महादेव पर, जिसका नाम है पंचमढ़ी। लिखिए, पंचमढ़ी टूरिस्ट प्लेस इज ऑल्सो ऑन महादेव। लिखिए, पंचमढ़ी, PALCH, MARHI, पंचमढ़ी टूरिस्ट प्लेस इज ऑल्सो ऑन महादेव। पंचमढ़ी टूरिस्ट प्लेस इज ऑल्सो ऑन महादेव, यानी जो पंचमढ़ी
टूरिस्ट प्लेस है, वो भी किस पर बच्चे, महादेव पर, इज ऑल्सो ऑन महादेव। आ गया समझ में? ठीक। अच्छा अब देखिए सतपुरा पलिए जाने, उसके बाद देखिए इस एक और पीक है जिसका नाम है, मेरे नाम लेते ही आप लोगों को कुछ याद आएगा, अमरकंटक। याद आया है? आपको पता है अमरकंटक किस पर है? आपके पास पता है ना, आप लिटमेंट का एग्जांपल था अमरकंटक जो मध्य प्रदेश में है, पर अमरकंटक किस पर है? सतपुरा महादेव मेघालय किस पर है? सतपुरा पर। लिखिए अमरकंटक पे, बराबर समझ लें, अमरकंटक पे 1057 मीटर, 1057 मीटर, अमरकंटक पीक 1057 मीटर, 1057 मीटर, 1057 मीटर, ठीक है। अमरकंटक पीक इज सिचुएटेड ऑन मैकाला, गुड, इज सिचुएटेड ऑन मैकाला। तो बताइए अमरकंटक पीक किस पर सिचुएटेड है? मैकाला पर, भूलिएगा नहीं। अच्छा सुनिए, अब अमरकंटक की खूबी जानिए। आपसे यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा अमरकंटक पीक किस स्टेट में है, क्या बोलिएगा? मध्य प्रदेश। किधर? मध्य प्रदेश। लेकिन आप एटलस में देखिए तो लगेगा एकदम छत्तीसगढ़, है ना बच्चे? छत्तीसगढ़ के पास। सुनिए सभी लोग, अमरकंटक एमपी और छत्तीसगढ़ दोनों में डिस्प्यूटेड है। दोनों में क्या है? डिस्प्यूटेड है। लिखिए इट इज डिस्प्यूटेड बिटवीन, it is disputed between MP and CG। CG मतलब छत्तीसगढ़, इंग्लिश में भी छत्तीसगढ़ होता है, 36गढ़ मत लिखो, MP and CG। इसका मतलब है कि ये डिस्प्यूटेड है। अमरकंटक क्या है बच्चे? डिस्प्यूटेड है MP और CG में, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। लेकिन ऐसा क्या है कि डिस्प्यूटेड है? आपको पता है अमरकंटक से 3 नदियां निकलती हैं। कितनी नदियां? सोचिए ये कितना टूरिस्ट प्लेस होगा। 3 नदी निकलती है, इसलिए अमरकंटक रिलीजियस प्लेस है हिंदू धर्म का। क्या है? रिलीजियस प्लेस है। और यहाँ पर क्या चढ़ता है? चढ़ावा। तो किस सरकार को रेवेन्यू बुरा लगता है? समझ में आया? लिखिए अमरकंटक इज फेमस रिलीजियस टूरिस्ट प्लेस। अमरकंटक इज famous religious tourist place, famous religious tourist place, अमरकंटक is famous religious tourist place। यानी अमरकंटक जो है वो फेमस रिलीजियस क्या है बच्चे? टूरिस्ट प्लेस है, ठीक है। एंड इट इज ओरिजिनेशन ऑफ 3 rivers, and it is origin point of 3 rivers, and it is origin point of 3 rivers, and it is origin point of 3 rivers। और कितने नदियों का origin point है? 3 rivers। क्या आप में से कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति बताएगा 3 नदियां कौन कौन सी? आप प्लीज बताइए। महानदी, वेरी गुड। लिखिए लाइक महानदी, लाइक महानदी, लाइक महानदी, कॉमा सोन, सोन, कॉमा नर्मदा, नर्मदा। आया समझ में? सोन नदी और नर्मदा नदी और महानदी, ये तीनों किससे निकलती है? इसी अमरकंटक पीक से। तो सोचिए अमरकंटक कितना फेमस है। प्लीज अमरकंटक को नहीं भूलिएगा, ठीक है। लेकिन आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए, आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि सर महानदी उड़ीसा में बहने वाली नदी जो संबलपुर, संबलपुर से मुड़ करके चली जाती है और कटक के बाद समुद्र में गिर जाती है। तो सर नक्शे में तो छत्तीसगढ़ इधर हो गया और नदी वैसे जा रही है, तो सर मध्य प्रदेश बीच में कहां से आ गया? क्वेश्चन। आप लोग सब उड़ीसा के लोग हैं और आपको पता है उड़ीसा आपके यहाँ की मेन नदी है जो छत्तीसगढ़ से होकर उड़ीसा में चली जाती है। तो मध्य प्रदेश कहां से आ गया फिर? इसका मतलब ये जो महानदी है वो ये महानदी नहीं है,
ये जो महानदी मैंने बताया है, ये वाली बड़ी महानदी नहीं है, कोई छोटी मोटी नदी है जिसका नाम भी क्या है, महानदी है। इसको मत समझ लेना, ये चाइनीज महानदी, मेन महानदी यहाँ से बह रही है, समझ में आया? कोई छोटी मोटी कहाँ से, मतलब उड़ीसा से, ये वो महानदी नहीं है, ये कोई छोटी मोटी नदी है जिसका भी नाम क्या है, महानदी। मेन जो आपकी वाली महानदी है जो उड़ीसा से निकल रही है वो अलग है, इसलिए तो ये कंफ्यूजन दूर कर दिया, नहीं तो आपको वही वाला महानदी आप समझ के चल ले लेते। समझ में आया? ये कहने का मतलब है, तो याद रखिएगा ये कोई छोटी मोटी चाइनीज लोकल महानदी है, मेन महानदी यहाँ से है। तो 3 नदियां सोन, नर्मदा और महानदी, याद रहेगा? नहीं अगर भूल जाए तो उसका ट्रिक बता देता हूँ। स से सोन, न से नर्मदा, म से महानदी, आपको तुरंत याद हो जाएगा। चलिए गुड, समझ में आ गया? अब तो याद रह जाएगा ना सबको, तो याद रखिएगा सोन, नर्मदा और महानदी एक से लिखिए, इजी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। चलिए अच्छा, लेकिन क्या सिर्फ चढ़ावा के लिए लग रहे हैं दोनों? सुनिए सभी लोग, अमरकंटक, गुड, अमरकंटक सिरिंज में हो गया बात, मैंने देखो रोका नहीं, मैं डेमोक्रेसी का सम्मान करता हूँ। अब सुनिए सभी लोग, अभी बाकी है बात, ठीक है? अब सुनिए, तो जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि क्या रेवेन्यू के लिए दोनों लड़ रहे हैं या और भी कोई बात है? सुनिए सभी लोग, अमरकंटक किस रेंज में, मैकाले, किस पर, मैकाले में। याद रखिए मैकाले में एक मिनरल मिलता है, पूरा का पूरा बॉक्साइट, क्या मिलता है, बॉक्साइट, इसीलिए दोनों लड़ रहे हैं। लिखिए, मैकाला इज रिच इन बॉक्साइट मिनरल, मैकाले इज रिच इन बॉक्साइट मिनरल, मैकाले इज रिच इन बॉक्साइट मिनरल। तो जो मैकाले है बच्चे, वो किस मिनरल में रिच है, बॉक्साइट में। क्या आप में से कोई जानते हैं कि बॉक्साइट मिनरल का यूज किस में होता है, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री। चलिए एक क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है? क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। Which element is the main basic element for aluminium industry? Which element is the main basic element for the aluminium industry? Option A, bauxite. Option B, electricity. Option C, market. Option D, cheap labor. ऑप्शन है बॉक्साइट। लिखिए नोट, नोट में लिखिएगा, द मेन बेसिक एसेंशियल फॉर एल्यूमिनियम इंडस्ट्री इज, द मेन बेसिक एसेंशियल फॉर एल्यूमिनियम इंडस्ट्री इज, द मेन बेसिक एसेंशियल, ESSENTIAL, essential for aluminium industry is, for aluminium industry is electricity, is electricity। मैं अभी प्रूफ कर देता हूँ, is electricity। बच्चे सुन लो सभी लोग ध्यान से, एल्यूमिनियम एकमात्र इंडस्ट्री है जिसको बाजार बॉक्साइट और लेबर से मतलब नहीं है। एल्यूमिनियम से खाना बनाने का बर्तन बनता है, एरोप्लेन का बॉडी बनता है, न जाने कितनी जरूरी चीज है। मान लीजिए केरल में अगर इंडस्ट्री होगी तो क्या कश्मीर में लोगों को खाना बनाने का बर्तन नहीं चाहिए? तो मार्केट तो हमेशा नहीं लगा, समझ में आया? पर एकमात्र एल्यूमिनियम ऐसी इंडस्ट्री है बेटा जिसको बिना बिजली के काम नहीं चलेगा। इसलिए इंडिया का जितना भी एल्यूमिनियम इंडस्ट्री है सब पावर हाउस स्टेशन के साथ है। क्या पावर हाउस स्टेशन नहीं है इलेक्ट्रिसिटी का? तो है ना एल्यूमिनियम इंडस्ट्री। तो याद रखना, हिंडाल्को, इंडाल्को, माल्को, नाल्को, ये जितने भी एल्यूमिनियम के फैक्ट्रीज हैं सब किसके साथ हैं? पावर हाउस स्टेशन के साथ। तो भूलना नहीं कि भारत का जितना भी एल्यूमिनियम इंडस्ट्री है सब किसके साथ है? पावर हाउस स्टेशन के साथ। लिख लीजिए,
So all the aluminum industry is found with powerhouse station. So all the aluminum industry is found with powerhouse स्टेशन। और मेरी बात की सत्यता अगर आपको जांचनी हो, परखनी हो, तो आप अंतर्जाल संग्रह का उपयोग कर सकते हैं। Aluminum industry is found with powerhouse station, is found with powerhouse station, is found with powerhouse स्टेशन। समझ में आया? इसलिए एकमात्र एल्यूमिनियम इंडस्ट्री है बच्चे, हम नहीं सोचते उसको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, इसलिए पावर हाउस स्टेशन के साथ कहीं और नहीं होगी। ये बात आपको समझ में आई? यहाँ पर जाकर के हमने क्या किया, अमरपुर कंटन को मतलब सतपुरा महादेव मेघालय को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा अजंता हिल्स। अजंता हिल्स, अजंता हिल्स छोटा है, इसको करा देते हैं। अजंता हिल्स ब्रैकेट में लिखिएगा महाराष्ट्र। अजंता हिल्स ब्रैकेट में लिखिएगा महाराष्ट्र। लिखिए सभी लोगों ने? ठीक। अब अजंता हिल्स के बारे में भी लिखिए, इट इज ब्लॉक माउंटेन। इट इज ब्लॉक माउंटेन। इट इज ब्लॉक माउंटेन। तो अजंता हिल्स भी क्या है बच्चे? ब्लॉक माउंटेन। इट इज ब्लॉक माउंटेन। तो आपने क्या किया, विंध्यन भी ब्लॉक माउंटेन, सतपुरा भी ब्लॉक माउंटेन, अजंता भी ब्लॉक माउंटेन, और तीनों क्या है? सीक्वेंस में। तीनों क्या है? सीक्वेंस में है, भूलिएगा नहीं। अब अजंता के लिए लिखिए, इट इज कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट। इट इज कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट। अजंता भी क्या है बच्चे? कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट। इट इज कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट। फिर लिखिए फेमस फॉर केव्स। अजंता की गुफाएं आता है, लिखिए फेमस फॉर केव्स। फेमस फॉर केव्स, गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। फेमस फॉर केव्स। ठीक है, बोलिए। अब बोलिए कैसे? नहीं सही है, जो भी बताएंगे सही बात है, एकदम सही है। ठीक है, ये इसको भी बताइए। गुड, ठीक है, उसको आगे मैं लिखवाऊंगा। ठीक है, सही कहा। अच्छा, यहाँ तक तो एकदम क्लियर हो गया। तो अजंता भी क्या है? ब्लॉक माउंटेन है, फेमस फॉर केव्स है। अच्छा, एक चीज क्लियर कीजिएगा कि जब आप अजंता हिल्स को देखते हैं बच्चे, ठीक है, अजंता हिल्स, तो देखिए इसके वेस्ट में क्या है? सतमाला हिल्स। लिखिए इन द वेस्ट सतमाला हिल्स। इन द वेस्ट सतमाला हिल्स। इन द वेस्ट सतमाला हिल्स। सतमाला हिल्स, ठीक है। फिर लिखिए इन द ईस्ट, क्या है बच्चे पढ़ो? सह्याद्री, क्योंकि इस पर क्या लगा दिया है आपने? पेंसिल। वेरी गुड, देखो कितना तेज है इसने। लिखिए इन द ईस्ट सह्याद्री हिल्स। इन द ईस्ट नहीं रुको, सह्याद्री पर्वत। सह्याद्री पर्वत, सह्याद्री SAHYADRI, सह्याद्री पर्वत हिल्स। सह्याद्री पर्वत हिल्स। सह्याद्री पर्वत हिल्स, तो सिचुएटेड हिल्स, सिचुएटेड। ठीक है। अच्छा बच्चे, यहाँ पे एक चीज क्लियर करना, देखो यहाँ सतमाला हिल्स लिखा है ना, अजंता लिखा है, सह्याद्री पर्वत रेंज लिखा है, देखो यहाँ क्या लिखा है? सतमाला। कंफ्यूज कर देगा ना, यहाँ भी है सतमाला, यहाँ भी है सतमाला। तो ऐसे पे भी केयर करना, ये बाद में मैं लिखवा दूंगा। आ गया समझ में? क्लियर हो गया? तो अब आपने देखा ये तीनों क्या है? ब्लॉक माउंटेन। ये तीनों क्या है? ब्लॉक माउंटेन। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, फिर ठीक है, थैंक यू क्लास। क्या बच्चे? सिचुएटेड, बस सिचुएटेड हो गया, मतलब सिचुएट है। ठीक है। अच्छा सुनिए, आप लोग प्लीज इसको रिवीजन जरूर रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होने देगा। और याद रखिएगा, फिर ये नेक्स्ट पूरा नीचे जाते रहेगा गहराई तक।
एक एक चीज एकदम क्रिस्टल क्लियर करके दूंगा। जैसे मैं ग्राफिक कर रहा था तो ये फोटो अभी नहीं बनाई आपको, बना सकते लेकिन नहीं, जरूरत नहीं। पता क्यों? मैं पूरी कंप्लीट फोटो बनाकर आप लोग को दूंगा ताकि हर चीज दिखने लगे। ठीक है, चलिए चलिए।